लाइव हो गए बच्चे? सुन रहे होंगे आवाज? ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आर डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में फिर से एक नई एनर्जी के साथ क्लास में स्वागत है। प्यारे साथी, सुबह की क्लास आपने देखी, कितनी शानदार लेटर्स की क्लास आपने देखी, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे उसे देख रहे होंगे या वो देख चुके होंगे और उस पर अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे होंगे। जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको बनाकर देख रहे होंगे। प्रैक्टिस जरूर कर लेना उनकी मेरे बच्चे, क्योंकि तीनों लेटर्स में से एक लेटर तुम्हें 100% हर किसी सेट में मिलेगा। तीनों में से एक। ये ना सोचे कि दो कर लें, रिस्क मत लो 10 नंबर का, तीनों के तीनों करो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक काम तो ये। दूसरा ये, जो बच्चा अब जुड़ने वाला है यानी नया बच्चा आज की क्लास में आएगा, वो प्लीज कल की क्लास भी देखे, उससे पहली वाली क्लास भी देखे, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, वेब सीरीज चल रही है, और वेब सीरीज का आज तीसरा एपिसोड है। कल एक हो गया, एक सुबह हो गया, 2 एपिसोड, अब ये तीसरा एपिसोड है। तो तीसरे एपिसोड में हम आए हैं। ये वेब सीरीज है, लंबी वेब सीरीज है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाए हैं ताकि बच्चा जो ना ऐसे यूं पकड़ ले पेपर को, गला घुट दे पेपर का, है ना। बड़ी क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं। छोटी क्लासेस, बच्चों को टाइम दो, वो पढ़ने का भी टाइम दो उसको, ताकि वो उनको रिकॉल करे, उन्हें देखे, उनकी प्रैक्टिस करे। एक साथ सारा कंटेंट, ओ भैया माफ करो, छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे काम, और छोटे छोटे से बन जाएगा पहाड़। ये छोटी छोटी क्लासेस बहुत काम की है मेरे बच्चे। तो पिछली वाली क्लासेस देखें। आज जुड़ने वाले नए बच्चे पिछली वाली क्लासेस जरूर देखें। आज का काम करेंगे हम आर्टिकल्स का। देखो कितना बेहतरीन थंबनेल बनाया भाई। थंबनेल वालों के लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए भाई, है। आर्टिकल्स का तोड़, इधर से देखो, इधर से हाथ निकल रहे हैं, देखो आग लग रही है। ओहो हो, 10 मार्क्स पक्के। इंग्लिश का खेला, नंबर का मेला। ओहो, सब कुछ यहीं से 100/100। ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई, झूठ नहीं कह रहे बिल्कुल भी। ये तो झूठ बात नहीं लिख रही इसमें। अच्छा, तुम्हें कैसा लग रहा है? वैसे मैंने उससे पूछा था चैट जीपीटी से, तो उसने 9.5 रेटिंग दी थी इसकी, है ना। तो मुझे लगता है कि 10 में से तुम कितने नंबर दोगे इसको? शाबाश। थंबनेल के लिए नंबर मांग रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए नंबर नहीं मांग रहा। कितने नंबर दोगे 10 में से? आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिलेंगे इसको? आर्टिकल्स का तोड़ 100/100। हाँ, चैट जीपीटी ने 9.5 दिया था इसको। बढ़िया गजब का बनाया भाई, जो बात है। और एक ऐसा थंबनेल बनवा रहा हूं ना केजीएफ वाला, बेहतरीन। हथौड़ा पतोड़ा लेके आई हूं, ओहो हो, शेर बन के। टेंशन मत लो तुम। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। तो आज का काम है हमारा आर्टिकल्स का। 10 नंबर के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है भाई। पहले देखो मैं चर्चा कर लेता हूं, पिछली वेब सीरीज में हमने क्या देखा, कितने नंबर कमाए। पिछली वेब सीरीज में हमने कितने नंबर कमाए मेरे बच्चे? फर्स्ट वेब सीरीज में मैंने आपको 15 नंबर कराए थे, ठीक है। दूसरी वेब सीरीज में मैंने आपको सुबह सुबह 10 नंबर कराए थे। तीसरी वेब सीरीज में फिर से आप 10 नंबर करेंगे, यानी टोटल मिलाकर आज तुम्हारे नंबर हो जाएंगे 25 अब तक। और रात की जो वेब सीरीज है 4 नंबर की, 10 नंबर वो जोड़ लो, तो 25 प्लस मेरे बच्चे, और 25 नहीं 35। यार मैं क्या सोच रहा, कम कैसे हो गए एक दिन में? 35। 35 में 10 और जोड़ लो, तो 35 प्लस 10 इक्वल 45 नंबर की वेब सीरीज तुम्हारी तैयार है, सिर्फ आज में। और छोटे छोटे हिस्से कर रहे हैं हम। 45 की सीरीज तैयार है, और मुझे उम्मीद है 45 सीरीज में देखो कहां कहां रिस्क आ सकता है, वो भी मैं बता रहा हूं। देखो 10 नंबर पक्के हैं, इनमें कोई तो निकाला नहीं। 10 नंबर तो पक्के हैं ये वाले 10 नंबर आर्टिकल के, ये भी पक्के हैं, इनमें कोई निकाला नहीं। आज मैं जो आर्टिकल्स कराऊंगा गजब का। और शाम को जो मैं 10 नंबर की पोइट्री कराऊंगा, मैं पोम्स कराऊंगा, वो भी पक्के हैं। यानी यह कितने नंबर पक्के हो गए बेटा? यहां पर मेरे बच्चे ये लेटर पक्के, 10 नंबर तो 100% आएंगे। और अब जो करा रहा हूं आर्टिकल भी मिल जाएगा तुम्हें 10 नंबर का, ठीक है, 100%, है ना। नहीं तो तोड़ भी है मेरे पास। और 10 नंबर की पोइट्री, है ना। ये तो जुगाड़ 30 का बिल्कुल ओके है। अगर दिक्कत आई तो अनसीन पैसेज में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। उसमें तुम 8 मेरे बच्चे 15 नंबर का है ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दो, मल्टीपल चॉइस वाले जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो छोड़ दो, तो 12 नंबर वो पक्के। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे कितने नंबर पक्के हो जाए हैं? 42। ये तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। 3 नंबर मैंने वो काट दिए, अगर एक ऐसा साइनोनिम एंटोनिम आगा जो तुम ना कर पाए, इस वजह से वो कट जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो। तो पहला हमारे पास आर्टिकल है, मेरे पास जुगाड़ भी है, लेकिन पहले हम सुकून से वो लाइंस पढ़ेंगे जो हमें यूज करनी होंगी। सबसे पहला है हेल्थ इज वेल्थ।
सबसे पहला आर्टिकल जो मैं तुम्हें कराऊंगा, सुकून से हर एक शब्द पर चर्चा करना। हो सकता है साइनोनिम एंटोनिम जो आएंगे वो इन्हीं से आ जाएं, जो मैं आर्टिकल करा रहा हूं इन्हीं से साइनो एंटो बन जाएं। ठीक है, तो हर वर्ड्स पर आप तैयारी करते हुए चलें, क्योंकि बेटा वोकैबुलरी भी बहुत पेपर में आती है, इस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो जी, तो हेल्थ जो होती है हमारी, वो क्या होती है? वेल्थ होती है, यानी हमारी दौलत होती है। हेल्थ ही हमारी क्या है? दौलत होती है। चलो शाबाश। या फिर वो ये कह सकता है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, की एक लंबी सी स्वास्थ्य भरी जिंदगी कैसे जिए, लंबी सी स्वास्थ्य जिंदगी कैसे जिए, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, या फिर हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा करें। ये सारे के तीनों आर्टिकल अगर आते हैं, तीनों के तीनों अगर आर्टिकल आए, मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा, नंबर ना कटने दूं तुम्हारे, मैं बिल्कुल रिस्क मत लो, मेरे साथ बने रहो, नंबर नहीं कटेंगे, एक भी ना कटने दूं, डिटेल में चर्चा होगी ना। तीनों के तीनों आर्टिकल एक ही तरफ इशारा करते हैं, वो है हेल्थ इज वेल्थ। ये तीनों नाम से आए जा सकते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ की कुछ लाइंस हैं, मैं उन्हें आपको बताता हूं, लाइंस पर हम पढ़ते हैं। हेल्थ इज वेल्थ अगर आता है तो हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या मानना है? चलो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि हेल्थ इज वेल्थ होती है या नहीं। अगर मेरे पास धन है, अगर मेरे पास दौलत है और मेरे पास हेल्थ नहीं है तो बेकार है ना जिंदगी, बेकार है ना जिंदगी। शाबाश। इसलिए कहता हूं हेल्थ को बचा कर रखो। हेल्थ तुम्हारी जिंदगी का, हेल्थ तुम्हारी जिंदगी का वो भगवान ने दिया हुआ तोहफा है कि कोई इंसान, दुनिया का इंसान, कोई डॉक्टर कुछ नहीं दे सकता, ये भगवान ही बस हमें देता है, गिफ्ट देता है, तो इसे हमें संभाल कर रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, देखो लिखना कैसे है मेरे बच्चे। जो आपके पास पेज होगा, है ना, जो भी आपके पास पेज होगा वहां पर जिसमें तुम लिखोगे, उसमें इस तरह का पेज होगा। चलिए, ये बनाया मैंने यहां से पेज, ये हमारा पेज है, ध्यान से सुनते रहना अब। ठीक है भाई, बॉक्स नहीं बनाना तुम्हें, ये तो मैंने पेज बनाया है। वहां पर लाइन तो होती है, इधर भी लाइन होती है, इधर भी लाइन होती है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे शुरू में वो टॉपिक लिखना है मेरे बच्चे जिस पर तुम आर्टिकल लिखोगे। हेल्थ इज वेल्थ, वो टॉपिक लिख दिया। हेल्थ इज वेल्थ, वो टॉपिक लिख दिया। लिखने के बाद अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो वो नाम लिखना है बाई ए, नहीं तो एक्स वाई जेड, या फिर ए बी सी करके आप काम को खत्म कर देंगे। बाई जरूर लगाना है, बाई एक्स वाई जेड या ए बी सी। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ बाई एक्स वाई जेड या ए बी सी, है ना। ये बिल्कुल मिडिल में लिखना होगा, मिडिल के बाद बाई लगाना, क्योंकि मेरे बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे, वो तो मेरे बच्चे बिना इसके आ जाते हैं, उनमें बाई वगैरह नहीं लगता। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तुमसे आर्टिकल पूछा जाएगा, तो मेरे बच्चे आर्टिकल में हमें बाई एक्स वाई जेड या ए बी सी लिखना होगा। उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम हमें लिखना होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है? यस और नो, बात क्लियर है बिल्कुल। हेल्थ इज वेल्थ। अब देखो, ऑफ ऑल द ट्रेजर्स, ट्रेजर जितने भी खजाने हैं, खजाने ऑन दी अर्थ, इस अर्थ पर जितने भी खजाने हैं, कुछ लाइंस ऐसी याद हो जाएंगी साथ के साथ मेरे, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी याद करने में, आराम से सुकून से याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो अगर तुम्हें इसमें से 10 लाइन भी याद होगी ना, इतनी बहुत है, बस मेरे लिए 10 लाइन बहुत है। 5-7 लाइन भी याद होगी ना, बहुत है, नंबर पूरे मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन सुन लो, प्यार से सुन लो, क्योंकि इनमें से कौन सी 10 लाइन याद हो जाए कोई पता नहीं। ठीक है, ट्रेजर यानी खजाना है अर्थ का, क्या है वो? हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। और वो जितने भी खजाने हैं ना हमारे अर्थ पर, उसमें हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है, सबसे महान खजाना है। ठीक है, ट्रेजर मतलब खजाना। ठीक, अ हेल्दी मैन, एक जो स्वास्थ्य आदमी होता है, जो स्वस्थ आदमी होता है, कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर, वो सारी खुशियां एंजॉय कर सकता है, खाना भी, पीना भी, ये ले शादी में, ये ले नाच भी सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। एंजॉय ऑल द प्लेजर दैट नेचर हैज गिवन, जो नेचर ने हमें दी, नेचर ने हमें दी, जो एंजॉय कर सकता है नेचर ने, जैसे कुछ भी खा सकता है वो, कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है। तो नेचर ने जितनी भी हमें खुशियां दी हैं उनका आनंद वो ले सकता है। एंड मैन हैज अर्नड फॉर हिमसेल्फ, है ना। चलिए, हैज टू गिवन मैन एंड मैन हैज अर्न फॉर हिमसेल्फ, और उन चीजों का आनंद ले सकता है जो उसने खुद कमाई है। मानो कि उसके पास कार है, मानो कि उसके पास बाइक है, मानो कि उसके पास उसने एक अपना स्विमिंग पूल बनाया है। ठीक है जी, स्विमिंग पूल बनाया है, तो इन सब का आनंद ले सकता है अगर वो हेल्दी है तो।
ठीक है, उसने कमाई है सारी चीजें, उनका भी मजा ले सकता है। मुझे बताइए विलियम डॉगलस वाले चैप्टर में डीप वाटर में एक स्विमिंग पूल था, उसका नाम क्या था? शाबाश। फॉर हिमसेल्फ, जो उसने खुद के लिए कमाई है उनका मजा ले सकता है। इफ देर आर लॉट्स ऑफ डिशेज, अगर बहुत सारे खाने पीने की डिशेज रखी जाएं, स्प्रेड ऑन द डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल पर उनको फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए। अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, विल स्टॉप द हैंड, वो अपने हाथों को रोक लेगा, दैट सर्व्स देम, जो सर्व कर रहे हैं ना हाथ कि ले भैया ये खा लो, तो वो रोक लेगा, ना ना ना, ना मैं ना खाऊं, पेट भरेगा, फिर गैस बन जाएगी, ऐसा करेगा वो। तो बात तो सही है। एक सिक मैन जो है, जब उसे खाने को तुम दोगे तो वो क्या करे, कितनी भी अच्छी चीज उसे तुम दे दो, ना ना ऐसे मेरे पेट गैस बन जाएगी, फिर पेट खराब है ना, मैं ना खाऊं, फिर रात को उल्टी होंगी, मैं ना खाऊं। तो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे, वो स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है उन हाथों को जो उसे खाना परोस रहे हैं। ऐसा होता है, ये सच बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही, वो YMCA पूल था। नेक्स्ट देखें, टू बी हेल्दी डज नॉट मीन टू ग्रो फैट। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मोटे हो जाओ, यूं हो जाओ, अपने पेट को तसला कर लो, ऐसे ऐसे चलने को, ऐसा करना वाला है ना, जो मोटे पेट के होते हैं वो हेल्दी नहीं है। तो खुद को अगर तुम समझते हो हेल्दी हो, मोटे हो गए तो हेल्दी हो गए, जो हेल्दी हो गए, तो इसे हेल्दी नहीं कहते। क्यों? और गेन वेट, और वेट गेन कर लेना, और ये 1 कुंटल के हो रहे हैं जी, चला ही ना जा रहा, तो हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। हैवी बॉडी विद प्रोपोर्शनलिटली मोर फैट इनवाइट्स, जो हैवी बॉडी होती है और मेरे बच्चे प्रोपोर्शन में, अनुपात में, उसकी फैट अगर ज्यादा है, अनुपात, फैट का अनुपात अगर उसमें ज्यादा है, अनुपात के लिए आता है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर उसमें फैट ज्यादा है तो क्या हो जाता है, उसको, इंसान को बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा मुझे सभी लोग बताए, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, खानदान में, रिश्तेदार में, घर में जो मोटे आदमी होंगे, सच सच बताना, क्या वो बीमार से नहीं रहते? शाबाश, क्या वो बीमार नहीं रहते? बताओ, रहते हैं ना? अरे ना आज ना मेरी टांगन में दर्द हो रहा, अरे ना मेरे शुगर हो रहा, अरे मैं ना जा रहा, मैं ना जा रही, तो थोड़े से घबराते हैं वो इन चीजों से, वो एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए। हेल्थ मीन्स टू बी फिजिकली फिट, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली फिट हो जाना, है ना, शारीरिक रूप से फिट होना ही हेल्दी होता है। टू डू अ जॉब विद ब्रेन, और हेल्थ का मतलब ये भी है कि आप अपने दिमाग से काम करें, दिमागी तौर से भी इंसान हेल्दी होता है, अगर वो अपने दिमाग से काम कर रहा है तो क्या है, वो हेल्दी है। अ साउंड माइंड, एक स्वस्थ दिमाग जो होता है, लिव्स इन अ साउंड बॉडी, वो एक स्वस्थ बॉडी में रहता है। इंसान का दिमाग कब चलेगा, जब वो ठीक होगा। अब जब बीमार है तो उसका दिमाग कहां चलेगा, मैं ना कह रहा, मैं ना करूं, मुझे ना पता कुछ भी, अपना आप कर लो, तो बीमार आदमी का दिमाग भी नहीं चलता। बात समझ रहे हो? विदाउट बींग फिजिकली फिट, विदाउट बींग फिजिकली फिट, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो वन कैन नॉट डू मेंटल वर्क, तो तुम फिर दिमागी तौर से काम भी नहीं कर सकते स्किलफुली, है ना, तुम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, और क्षमता से तुम काम नहीं कर सकते, है ना, तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी, क्षमता से तुम काम नहीं कर सकते। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो फिर क्या ही काम करोगे तुम। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इन ऑर्डर टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, अगर तुम्हें फिजिकली और मेंटली फिट होना है, वन शुड फॉलो द रूल्स, तो एक इंसान को चाहिए कि वो रूल्स फॉलो करे। भाई कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमें बता दे भाई, हम भी फिट हो जाएंगे। नेचर के रूल्स फॉलो करे, क्या करे भाई, अर्ली टू बेड, जल्दी से बिस्तर पर जाए, अर्ली टू राइज, जल्दी से उठ जाए, मेक्स अ मैन हेल्दी, और यही चीज इंसान को हेल्दी बनाती है। कुछ इंट्रोडक्शन कुछ नहीं लिखना तुम्हें, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आई समझ में ना, हेडिंग बहुत रेयरली बनती है इसमें, बस डायरेक्ट हमें लिखना शुरू करना होता है। ठीक है भाई। वेल्दी एंड वाइज, और ये इंसान को क्या बनाती है, इंसान को वेल्दी बनाती है, दौलतमंद बनाती है, प्रोस्पैरिटी उसके अंदर आ जाती है, और उसको वाइज बनाती है। दोज हु गो टू बेड लेट, जो लेट बिस्तर पर जाते हैं नाइट में, एंड आर हैबिचुअल ऑफ लाइंग, और उनकी आदत हो जाती है लेटे रहने की, इन बेड इवन आफ्टर सनराइज, सूरज निकलने के बाद तक वो लेटे रहे, मुझे सुंदर नहीं, मम्मी खिड़की बंद कर दी, धूप आ रही है, तो जो
सनराइज के होने के बाद भी लेटे रहते हैं। और ये खुद मैं भी खुद ऐसे ही कर, मैं भी जब भी उठूं जब सूरज निकलने के बाद, तो मैं अपने लिए भी कह रहा हूं इसको, है ना। कैन नॉट पजेजेस गुड हेल्थ, उनकी अच्छी हेल्थ नहीं होती, मेरी अच्छी हेल्थ नहीं है, हा? मेरा पेट निकल रहा है, हा? अच्छी हेल्थ नहीं है मेरी। चलो ये खाने पीने की बातें होती है, मैं बहुत हेल्दी चीजें खाता हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही है इसकी। तो फिट रहने के लिए हमें हेल्दी खाना होता है और कंट्रोल करना होता है खुद पर कि हम जो अच्छी चीजें, जैसे हमें पूरी मिल गई कहीं तो पूरी मार दी, 20-25 पूरी मार दी, रसगुल्ले मिल गए तो 60-70 रसगुल्ले मार दिए, वो सही नहीं है। ठीक है, कहीं मिल रहा है, कहीं आजादी से तुम खा पा रहे हो, फ्री का मार रहे हो तो फिर झिक्का खाते हो, तो वो सही नहीं है, उनसे इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। और मुझे पता है तुम हंस रहे हो ना अंदर ही अंदर, मुझे पता है कहीं शादी रिश्तेदारी में तुम जाते होगे ना, कम से कम बता रहा हूँ 20-25 रसगुल्ले खाते होगे। सच सच बताओ कितने खाओ। चलिए, द फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर होती है, ताजी हवा होती है, सनराइज है ना, जब सूरज निकलता है तो जब सनराइज जो निकलती है, फ्रेश एयर होती है सनराइज में। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियाओं का चहकना, जो चहकती हैं चिड़ियाएं, चहकना है ना, ची 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 ची। द स्वीट साउंड ऑफ रनिंग शूज, और जो स्वीट साउंड है, प्यारी सी आवाज होती है भागते हुए शूज की, है ना, जो जूते भगते हैं, जूतों की आवाज टक 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 जब इंसान वॉक करता है। प्रोवाइड्स अस विद मेंटल एंड फिजिकल फूड, तो ये हमें क्या क्या देती है, मेंटल और फिजिकल, यानी शारीरिक और मानसिक हमारा खाना है। क्या है हमारा खाना, क्या है, फ्रेश एयर, ठीक है, चिड़ियाओं की चहचहाहट, और रनिंग शूज, यानी दौड़ते हुए शूज, जब भागते हैं हमारे पैर चलते हैं तो उनसे जो आवाज आती है वो मेंटल और फिजिकल फूड हमें देती है। शाबाश। हेडलाइंस पैडलाइंस कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, यहां पर लिखना है टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ, उसके बाद बाई लिख देना है। अगर नाम दिया है किससे लिखवा रहा है तो राहुल, तो बाई राहुल, नहीं तो XYZ और ABC करके कलेस काट देना। उसके बाद लिखना शुरू कर देना है अपना आर्टिकल, और खींच के 8 से 10 लाइन लिखनी है बस, इससे ज्यादा लिखनी नहीं। बाकी मैं जुगाड़ भी बताऊंगा, वो काम में तुम्हें आएगा। चलिए, अगर इट इज रॉन्ग टू से, तो ये कहना गलत है दैट वन लॉसेज हेल्थ, की एक इंसान हेल्थ खो देता है ड्यू टू हार्ड वर्क। अरे कठिन काम मत करे, हेल्थ खराब हो जाएगी तेरी, ना ना ऐसा मत करे। तो हेल्थ जो है वो हार्ड वर्क से खराब नहीं होती। हम कितनी मेहनत, अब कह रहे मम्मी कह रही है कि 10 घंटे मत पढ़ा खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, हार्ड वर्क से कभी भी चीजें खराब नहीं होती। पढ़ो जितना पढ़ा जाए, इंसान जितनी अपनी ताकत को निखार लेगा वो निखार लेगा। तुम्हें याद है, एक इंसान 10 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन एक इंसान 50 किलो भी वजन उठा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई उठाने की। तो हम इंसान की बॉडी को जैसे ढालेंगे ऐसे ढलेगा। हम गर्मी में भी रह सकते हैं, हम सर्दी में भी रह सकते हैं, तो जैसा हम ढालेंगे ऐसा होगा। ठीक है जी, बढ़िया। वर्क वेदर मेंटल और फिजिकली मेक्स अस हेल्दी, चाहे हम काम करें अपना, हम ना मानसिक रूप से काम करें या फिजिकली काम करें खेतों में, ये सब हमें हेल्दी बनाती है। तुमने एक बात सुनी होगी कहावत, तुम्हारे मम्मी पापा ये कहते हैं, या बूढ़े घर में जो बूढ़े बड़े बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं काम करूं तो ठीक हूं, अगर मैं बैठ गया तो फिर ना उठा जाएगा मुझ पर। ये बात कहते हुए किसने किसको सुना है, जरा बताइएगा। सुना होगा, घर परिवार में ये बात चलती रहती है कि भाई अगर अगर मैं काम करूं ठीक हूं, अगर मैं बैठ गया ना 10-5 दिन को तो फिर ना उठा जाएगा मुझ पर, फिर तो मैं गया, जल्दी मर जाऊंगा मैं। ऐसा होता है ना। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो होती है, मेंटल और फिजिकल जो वर्क करते हैं, चाहे दिमाग से करें या हाथों पैरों से करें, ये इंसान को हेल्दी बनाती है। इसलिए बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं। नो वर्क एंड नो, उनसे कितना ही मना कर लो तुम काम करेंगे वो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर बैठ गए तो फिर गए, खत्म है, फिर जाम हो जाएंगी हड्डियां। नो वर्क एंड नो प्ले, कोई काम अगर नहीं करता या कोई खेल कूद नहीं करता है, मेक्स पर्सन डल, वो इंसान कैसा हो जाता है, लेजी हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, अगर हमें अच्छी हेल्थ अपनी रखनी है, वन शुड स्पेंड अ फ्यू आवर्स, तो इंसान को चाहिए कि वो स्पेंड करे, बिताए। क्या करे वो? इंसान को चाहिए कि वो बिताए, क्या बिताए? कुछ घंटे, फ्यू का मतलब कुछ घंटे वो बिता, आ फ्यू, ऑन द प्ले ग्राउंड, है ना, मैदान में वो कुछ घंटे बिताए, और इन टेकिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, और वहां पर जाकर फिजिकल एक्सरसाइज करे, ऐसे उछले, ऐसे करे, ऐसे करके। तो फिजिकल एक्सरसाइज ऐसे करता रहेगा तो उसको ये सब चीजें आदत रहेगी, तो उसका बॉडी चलती रहेगी। हेल्थ, स्वास्थ्य जो है, देयरफॉर इज द रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी। हेल्थ से क्या मिलता है हमें? प्रोस्पेरिटी मिलती है, हम फल फूलते हैं, या हमें क्या मिलती है? समृद्धि जो है वो मिलती है, यानी हर चीज से हम खुशहाल होते हैं। और सक्सेस पीपल विद हाई एम्बिशन
एस्पिरेशन, जो सक्सेस पीपल हैं हाई एम्बिशन के और जिनकी बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस हैं, विल सी ऑल देयर होप्स डेस्ट्रॉयड, उनकी सारी उम्मीदें बर्बाद हो जाती हैं अगर उनके पास हेल्थ नहीं है। ये बात इसने 100% एकदम सही कही है, 100% सही कही है। मुझे बताओ, अगर आज मेरे पास धन दौलत या तुम्हारे पास धन दौलत आ जाए और हेल्थ ठीक ना हो, तो क्या हम जिंदगी का मजा ले पाएंगे? सोचो, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हों और हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, तो क्या हम जिंदगी का मजा ले पाएंगे? आप कहेंगे नो, कोई मतलब ही नहीं बनता। कितना ही पैसा बर्बाद दिखाई देता है जब सेहत ना होती। जिम में कितने ही पैसे पड़े सही, सब बेकार नजर आते हैं जब सेहत अच्छी नहीं होती। बेटा ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इफ वन एंजॉय गुड हेल्थ, अगर कोई इंसान एंजॉय करता है, गुड हेल्थ का एंजॉय करता है, ही विल बी जनरली चीयरफुल, तो बड़ा वो सच में खुश होता है। जो हेल्थ की जिसकी अच्छी है वो सच में खुश होता है, वो कभी टेंशन में नहीं आता। चलिए, हेल्थ के लिए तो कुछ लाइन्स इसमें से याद कर लेना, ठीक है, कुछ लाइन्स इसमें से याद कर लेना, जो भी तुम्हें अच्छे लगे वो लाइन्स याद कर लेना हेल्थ के लिए। हेल्थ पर अगर टॉपिक आता है तो इनमें से लाइन्स याद कर लेंगे, आसान आसान लाइन्स हैं। दूसरा टॉपिक मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, लड़कियों के लिए, यानी उसके लिए जो वीमन है, द प्लेस ऑफ वीमन इन द इंडियन सोसाइटी। हम समाज में औरत, जो औरत है, समाज में जो औरत है उसका स्थान देखेंगे कहां है। वीमन इन इंडिया, द प्लेस ऑफ वीमन इन इंडिया, द रोल ऑफ वीमन इन अ फैमिली, द रोल ऑफ वीमन इन इंडिया। तो इनमें से कोई सी भी बात पूछी जा सकती है, बात एक ही है कि वो वीमन के बारे में पूछना चाहता है। देखो, होता है वुमन, यह है वुमन और यह है वीमन, ठीक है, इसमें ई है, इसमें ए है। बेटा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो कंसीडर करो इसे, है ना, वुमन वीमन, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है कि औरतें, औरत जो हैं उनका जो प्लेस है वो क्या है इंडियन सोसाइटी में। तो उसके लिए भी फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले टाइटल लिख देंगे और उसके बाद बाई लगा के XYZ। ये आपको पता लग गया फॉर्मेट कैसा है, पहले टाइटल उसके बाद बाई XYZ। मैन एंड वीमन आर कॉम्प्लीमेंट्री, आदमी और औरत एक दूसरे की तारीफ करते हैं, है ना जी। यहां तक मैंने बात सही कही, हाँ या ना? शाबाश, टेल मी। मैन और वीमन एक दूसरे की तारीफ करते हैं, टू ईच अदर। बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो तारीफ ही होती है ना। तो मैंने कुछ गलत कहा या सही बोला? फंस गए, अरे फंस गए रे बाल को। बेटा यहां पर ई लगा हुआ है, और जब भी ई आए तो इसका मतलब होता है पूरक, और जब भी आई आए कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे बच्चे ये क्या है, तारीफ, ठीक है जी, ये जरा याद रखना। ये ई आ रहा है ये पूरक के लिए होगा, ये आई आ रहा है ये तारीफ के लिए होगा। तो मैन एंड वीमन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, औरत और आदमी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर औरत नहीं तो आदमी अधूरा, आदमी नहीं तो औरत अधूरी, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है भाई। बात तो सही है, बात तो सही है भाई। द मैन कैन नॉट लिव विदाउट द अदर, कोई भी इनमें से एक, द वन, कोई भी एक इनमें से एक दूसरे के बिना नहीं जी सकता। वीमन आर वेरी इंपोर्टेंट, औरत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है राष्ट्र के लिए। अगर राष्ट्र का निर्माण अगर तुम करना चाहते हो तो वीमन का होना बहुत जरूरी है ना, एक दूसरे के ये पूरक हैं। वीमन आर द रियल गाइड ऑफ मैन, इंसान, मैन की जो गाइड होती है वो कौन होती है मेरे बच्चे, कौन होती है? वो औरत होती है। अब ये मत कहना हर सक्सेसफुल लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, वही तो है ये। देखो, लड़की का मतलब सिर्फ वो नहीं कि हमारी पत्नी हो सकता है हमारी मां भी हो, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो टीचर क्या करता है, मदर क्या करती है, हमें सिखाती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो वो क्या है मेरे बच्चे, एक वो रियल गाइड है मैन की, औरत जो होती है वो रियल गाइड। अच्छा बताइए, माँ क्या रियल गाइड नहीं है? क्या माँ तुम्हें कभी कोई झूठी बात बोलेगी? क्या माँ कभी कोई तुमसे ये कहेगी कि इसे कर ले, ये गलत काम कराएगी तुमसे? वो तो क्या है, रियल गाइड है। तो मैं जो मैन है ना, वो वीमन जो है वो मैन के लिए क्या है, रियल गाइड है। इन अ गुड सोसाइटी वीमन प्ले एक्टिव रोल, जो गुड सोसाइटी होती है, अच्छा समाज होता है, उसमें वीमन जो है एक्टिव रोल प्ले करती है मैन के साथ, ठीक है जी। नेपोलियन ने यह बात बोली भी है। नेपोलियन क्या कहते हैं, गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी मदर दो तुम, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन।
अगर अच्छी माँ होगी, अगर हर घर में अच्छी माँ होगी मेरे बच्चे, तो नेशन कैसा हो जाएगा, हमारा राष्ट्र कैसा हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। ये बात सच है, और इसके लिए माओ के लिए हर्ट वाली इमोजी भेजो, शाबाश। अगर हर घर में एक अच्छी मदर होगी तो नेशन ग्रेट बन जाएगा, क्योंकि अच्छी माँ होगी तो अच्छे बच्चे होंगे, उसको अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा समझदार बनाएगी, उसको एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएगी। बिल्कुल सही। अगर आज हम अपनी बहन बेटी को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, तो आगे जाके जब वो किसी के घर में मेरे बच्चे के माँ का रोल प्ले करेगी तो वो एक अच्छी मदर बनेगी। तो शुरुआत कहां से हुई, लड़की के पढ़ने से, लड़की के पढ़ाने से। शिक्षा हासिल उसे करा दी जाए। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षा करके, सभी शिक्षा पढ़ के जो है बहुत अच्छी मां बन जाएंगी, नहीं। हर मां अपने अपने हिसाब की होती है, लेकिन इसलिए तो नेपोलियन ने कहा कि अगर सारी मां अच्छी हो गई तो नेशन को ग्रेट बनाने में कोई पीछा नहीं छोड़ सकता। मतलब सब लोग पीछे छूट जाएंगे और नेशन ग्रेट हो जाएगा अगर मां अच्छी मिल गई। तो मुझे बताओ, अगर घर के लिए भी देखूं, चलो नेशन की तो बात छोड़ो, नेशन की तो बात छोड़ो, एक घर ग्रेट है, कब ग्रेट है जरा बताना, कब। पहला, मदर जो है, मदर जो है वो गुड है, और मदर जो है वो बैड है। बताओ, घर भी ग्रेट कब बनेगा, मदर के गुड होने से या बैड होने से? बोलो, क्लियर चल रही है ना बात? बास मेरे शेर। ओके, तो क्लियर चल रही है कि गुड और बैड, ठीक है मेरे बच्चे। तो मदर के गुड होने से ही समाज अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, इन इंडिया वीमेन हाईली ऑनर्ड। इंडिया में तो वीमेन को हाईली ऑनर्ड है, बड़ा सम्मान दिया जाता है। दे हैव इक्वल राइट्स, उनको राइट्स दिए गए हैं, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उनके अधिकार बिल्कुल बराबर हैं विद मैन, जैसे मैन के हैं ऐसे उनके भी हैं। दे टॉक पार्ट इन ऑल सोशल एक्टिविटी, दे टेक पार्ट, ये टेक है मेरे बच्चे, ठीक है। वो पार्ट में यानी वो हिस्सा लेती हैं हर सामाजिक गतिविधि में। मतलब जो इंसान कर सकता है, आदमी कर सकता है, वो औरत भी कर सकती है। नो रिलीजियस फंक्शन, और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम अगर हो रहा है, जैसे कोई हवन है या शादी है या कुछ है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट वीमन के। शी वॉज रियल लाइफ पार्टनर ऑफ मैन, शी वॉज रियल लाइफ पार्टनर ऑफ मैन, वो सच में एक इंसान की रियल लाइफ पार्टनर है। अब मुझे बताइए, क्या दुनिया में तुमने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें कोई वीमन ना हो? बताओ, कोई ऐसी मूवी देखी है? कोई सॉन्ग देखा हो ऐसा है? मूवी तो देखी नहीं होगी, नो देखी है ना, बिना इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है तो हो ही नहीं सकता कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये बेटा कंप्लीट तभी होगा, एक कपल जब ही कंप्लीट होगा जब मैन और वीमन जो है आपस में जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब से आजादी मिली, ग्रेट चेंज आया है पोजीशन में, विमेन की पोजीशन में बहुत बदलाव आया है। देयर कंडीशन इज इंप्रूविंग फास्ट, उनकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है कंडीशन, अब वो हर जगह हिस्सा ले रही हैं। दे हैव इक्वल राइट्स इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। दे हैव गुड ऑनर, उनको सम्मान मिला है सोसाइटी, समाज में। देखो, पहले इलेक्शन नहीं लड़ा जाता था, पहले औरत इलेक्शन नहीं लड़ती थी, अब लड़ सकती है। दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा मिल रही है अब, है ना। अब स्कूल में, अगर स्कूल में बच्चा जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो लड़की भी उसी स्कूल में जा रही है। तुमने ये देखा होगा शायद, पहले जो बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, जितना मुझे याद है, गुरुकुल में शिक्षा लड़कों को ही दी जाती थी, स्कूल नहीं भेजा जाता। तो अब लड़कियों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया, लड़की भी अब जाती हैं स्कूल, यानी अब बराबर का उन्हें सम्मान मिला है। देखिए क्या क्या हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स खोले गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए हैं, उनके लिए, लड़कियों के लिए अब अलग अलग स्कूल्स बने हैं। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स क्लब, गर्ल्स जिम, है ना, गर्ल्स पार्लर अलग अलग सब चीजें हो गई हैं भैया। टुडे दे आर वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट्स, अब सारे महकमे में, सारे डिपार्टमेंट्स में काम करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, है ना, वो खेल भी रही हैं। दे वीमेन आर प्लेइंग देयर रोल, है ना, वो रोल प्ले कर रही हैं, वो चला रही हैं अपना रोल सक्सेसफुली, यानी अपना काम बहुत अच्छे से वो कर रही हैं। दे आर प्लेइंग गुड रोल, और वो एक अच्छा रोल निभा रही हैं, एमएलए भी, एमएलए बन के, एमपी बन के, एंड इवन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, और चीफ मिनिस्टर बन के भी वो अपना रोल निभा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक औरत को ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कहां पर बनाया गया, शाबाश।
हाल फिलहाल में अभी किसी स्टेट का इलेक्शन हुआ था और वहां पर एक महिला को ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया। कहां बनाया गया? बड़ी नॉलेज है भाई तुम्हें तो। हाँ, कहां बनाया गया? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। कहां बनाया गया मेरे बच्चे? दिल्ली में बनाया गया। शाबाश। ठीक है, चलो। सम आर द हेड्स ऑफ देयर पार्टी, और कुछ तो ऐसी हैं जो अपने पार्टी की मुखिया हैं, हेड्स हैं, है ना। सम ईयर्स अगो लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, अभी कुछ साल पहले की बात करें तो इंदिरा गांधी भी रही हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। नाउ मैनी गर्ल्स क्रैक, अब बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं? आईएएस, आईएएस की परीक्षा क्लियर करती हैं, आईपीएस की परीक्षा क्लियर करती हैं और आईएफएस की परीक्षा क्लियर करती हैं। ये तीन चीजें हैं, इनको मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मिल गए हैं। मैं लिख देता हूं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये तीन सिविल सर्विसेज हैं, तुम्हें याद हो तो। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसमें बनते हैं डीएम एसडीएम, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तो जंगल के अधिकारी के लिए आता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में आता है। और मेरे बच्चे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जिसमें डीएम और एसडीएम बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पता होंगी। हाँ में जवाब दीजिए मुझे, कोई बच्चा ये ना कहे नानी पिट जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीन तरह के महकमे हैं, तीनों में वो काम करती हैं। अब तो एनडीए में, अब तो आर्मी में, अब तो ये ले, अब तो पायलट भी, बहुत कुछ हो रहा है अब तो, है ना। वो तो मतलब रोल बहुत अच्छा है अब समाज में उनका। चलिए, ऐसा भी नहीं है कि टुडे वीमेन आर अडप्टिंग देयर चैलेंजिंग करियर। वो आसान जॉब नहीं कर रही हैं, अब वो चैलेंजिंग करियर भी कर रही हैं, यानी चैलेंजिंग अपना काम वो कर रही हैं। वो ढल चुकी हैं, अडॉप्टिंग, वो अडॉप्ट कर रही हैं, सॉरी, वो जो है अपना रही हैं। क्या अपना रही हैं? अब वो आसान काम नहीं कर रही, चैलेंजिंग काम भी कर रही हैं। दे आर पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर बन गई हैं, आर्मी ऑफिसर्स बन गई हैं, पायलट्स बन गई हैं, एयर होस्टेसेस बन गई हैं। सम आर मैनेजिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो अपना ही मैनेज कर रही हैं बिजनेस, है ना। कुछ गवर्नर्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, आईएएस भी हैं, ऑफिसर्स हैं, तो अब चैलेंजिंग काम भी कर रही हैं। पहले देखो लड़कियां, तुम्हें पता है, डरती थी हवाई जहाज से भी, लेकिन अब तो पायलट्स भी बन रही हैं। ठीक है, पहले आर्मी में जाने से लड़कियां नहीं जाती थी, अब आर्मी में भी ऑफिसर बन रही हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। ठीक है भाई, तो ये सारी लाइंस तुम्हें याद रखनी होंगी। अगर औरत पूछा जाए तुमसे, ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना होगा। अब चलिए, ये तुम्हें याद रखना होगा, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम इसे याद कर लेना, है ना। कुछ ही लाइंस दे रहा हूं मैं, तो वीमेन और इंडिया की अगर बात पूछी जाए, है ना, ये टॉपिक से अगर तुमसे पूछा जाए, हालांकि इनका जुगाड़ मेरे पास है सबका, लेकिन तुम्हें कुछ तो याद ही होना चाहिए, है ना। कम से कम 10 से मैं कहूं 8 से 10 लाइन तो तुम्हें याद ही होनी चाहिए ना, किसी भी टॉपिक की पता होना चाहिए इस टॉपिक में क्या क्या होता है। ठीक है, 8 से 10 लाइन तो कंप्लीटली याद होनी ही चाहिए। चलो भाई, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो लड़के हैं, जो हम लड़के हैं ना, ये अपलिफ्ट नहीं हो। अब देखो कितना अपलिफ्ट हुए। पहले खाना नहीं बनाते थे लड़के, अब खाना बना रहे हैं, तो ये अपलिफ्ट की तो बात है। खाना बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना, खाना बना रहे हैं। अरे मैं कभी कभी दाल चावल बना देता हूँ हॉस्टल में, क्या बात है इसमें, खाना भी बना रहे हैं हम लोग। हम भी तो अपलिफ्ट कर रहे हैं। तुम लड़के घबरा क्यों रहे हो, हम भी तो अपलिफ्ट कर रहे हैं। अजी हम तो खाना बना रहे हैं। आज मैं तो स्वीट्स भी बनाता हूँ, मीठा भी बना लेता हूँ, कभी ब्रेड में चीनी वीनी डाल के, दूध डाल के मीठा सा बन जा, अपने खा लें। तो स्वीट्स भी बना लेता हूँ मैं, जूस बना लेता हूँ मैं भाई साहब, है नहीं, जूस भी बना लेता हूँ मैं। कितना अपलिफ्ट हो रहा हूँ मैं, मतलब मुझे हल्के में ले रहे हो तुम? लड़कियों को अपलिफ्ट कर रहे हो, हम ना, हम भी तो अपलिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। चलो, तो तुम घबराओ मत ना। और कभी कभी हॉस्टल में जब हम रहते हैं तो भैया मैं बर्तन भी धो लूं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, काम तो काम है, अपना काम तो कर सकें, कपड़े भी धोने पड़ जाए तो भैया काम तो काम ही है, छोटा हो बड़ा हो। अच्छा, अगर बच्चे को पढ़ाने की बात आए तो क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे? अभी सुबह वाली क्लास में भी मैंने तुम्हें बताया था, जो बच्चे होंगे आपके, मेरे बच्चे, इन फ्यूचर जब आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, है ना, तो मुझे बताइए क्या तुम उनको पढ़ाओगे? लड़की को खासकर पढ़ाओगे क्या? जो तुम्हें अगर बेटी हो गई तो क्या तुम उसे पढ़ाओगे? तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूं, तब बताऊंगा ये टॉपिक क्या है। पहले मुझे बताओ अपनी, तुम्हारी सामाजिक ओपिनियन क्या है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि अगर तुम्हें एक लड़की हो गई आगे जमाने में आके, फ्यूचर, तो क्या तुम उसे पढ़ाओगे लड़की को?
ये तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी को पढ़ाया जा रहा है? बहुत सही यार, गजब, बहुत अच्छा समाज बनेगा आगे जाके। यस सर, पढ़ाएंगे लड़की को। क्यों पढ़ाएंगे उसका रीजन सुन लो। फिर से वही टाइटल लिखेंगे, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड बाई XYZ। ठीक है, एजुकेटिंग का मतलब उसे शिक्षा देना, उसे पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, उसे शिक्षा प्रदान करना। एजुकेशन इज द बैकबोन। और तुम जानते हो एजुकेशन चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो तो बैकबोन है ना, प्रोग्रेस के लिए वो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी मान लो उसे। और अगर हम आगे जाना चाहते हैं एडवांसमेंट, प्रगति के लिए, कंट्री की प्रगति के लिए, तो एजुकेशन सबसे बढ़िया हथियार है। ठीक है, एजुकेशन एक बैकबोन है प्रोग्रेस की और एडवांसमेंट की। एजुकेशन है बेसिक नीड। और एजुकेशन को क्या बोला गया, देखो ये एक बहुत बेसिक नीड है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। बेसिक नीड क्या होती है मैं तुम्हें बताऊं। अब तुम मुझे बताइए बेसिक नीड क्या है रोज की आपकी। वाटर, से यस और नो। वाटर बेसिक नीड है, रोटी बेसिक नीड है ना जी। अब मिल्क भी बेसिक नीड है, ये सब क्या है, बेसिक नीड है। जिसमें नमक, साल्ट भी आता है, साल्ट भी क्या है, हमारी बेसिक नीड है। ठीक है भाई, तो एजुकेशन भी हमारी बेसिक नीड है, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा तुम मुझे बताओ, एक वर्ड होता है नेसेसरी, एक वर्ड होता है इसेंशियल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूं तुमसे, शायद आगे आगे तक याद रहे। इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल। इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों ही जरूरी के लिए आते हैं, दोनों ही जरूरी के लिए हैं, इन दोनों में फर्क क्या है पहले ये बताओ। किस किस को पता है, किस किस को ये पता है, किस किस को ये पता है। दोनों ही जरूरत के लिए आते हैं। समीर खान भाई क्यों गुस्से में हो भाई, ऐसे बात मत करो। हाँ गुस्सा नहीं, अभी पढ़ लो मेरे बच्चे, गुस्से का टाइम नहीं है ये, दिमाग से निकल जाएंगे सारी बातें। जो मैं कह रहा हूं वो बात याद रख गए, मार नहीं खाओगे पेपर से, ये तय है। नेसेसरी और एसेंशियल दोनों ही जरूरत है मेरे बच्चे। नेसेसरी में वो जरूरत आती है जिनके बिना काम चल सकता है, लेकिन एसेंशियल में वो चीजें आते हैं जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा, जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, जिनका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मानो मैं बात करूं एयर की, हवा की, ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो ये हमारे लिए नेसेसरी होगा या हमारे लिए एसेंशियल होगा, टेल मी। क्या चीज होगी हमारे लिए, ये हुई ना बात, अब सीखोगे तुम। मुझे बताइए एयर हमारे लिए नेसेसरी है या इसेंशियल है? इसेंशियल है ना, बहुत बढ़िया, बस यहां दिमाग में रखो, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, दैट इज एसेंशियल। और जिसके बिना काम चल सकता है, नेसेसरी। अब देखो जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल, हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल जो है हमारा, मोबाइल हमारा जो है मेरे बच्चे, वो हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, इसके बिना काम चल सकता है। कंप्यूटर ले लो इसका ऑप्शन है। लेकिन हवा की जगह तुम क्या खाओगे, ऑक्सीजन की जगह क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, क्या तुम नाइट्रोजन ले सकते हो? बोलो जी नहीं। तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। हमें CO, हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे, हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, O2 ही चाहिए, कोई इसका तोड़ है नहीं। तो दैट इज एसेंशियल। बहुत बढ़िया, ये हमारी बेसिक नीड है एंड वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। भाई हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हमें सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। लड़की वाले जो छोटी बच्ची लड़की है उसको पढ़ाना क्यों जरूरी है? इट नॉट ओनली इंप्रूव्स हर लाइफ, इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि सिर्फ उसकी जिंदगी ही सुधरेगी नहीं, बट ऑल्सो एनहांसेस द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। उसकी जिंदगी तो सुधरेगी ही सुधरेगी, लेकिन उसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड विद हर, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उसके घर में, परिवार में, उनकी जिंदगी भी कैसी होगी, एनहांस होगी, आगे बढ़ेगी, या फिर मैं कहूं सुधर जाएगी। शाबाश, बहुत सही। और अभी इसी बात को कह गया हूं, अगर घर में मां पढ़ी लिखी है तो 100% बच्चा तुम्हें कैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह पढ़ी लिखी मां है, अगर समझदार मां है तो वो अपने बच्चों को तौर तरीके सिखाएगी, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो लोग हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मां तो खैर खराब नहीं हो सकती, चाहे किसी की भी हो, मां किसी की खराब नहीं है, मैं तो ये कहूंगा ही नहीं। तो मां जो होती हैं अगर वो अच्छी हैं तो उनसे परिवार अच्छा होता है। तो इसीलिए लड़की को हम क्या करते हैं, लड़की को अगर पढ़ाएंगे तो उसकी जिंदगी नहीं सुधरेगी, उससे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। वीमेन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन में इन आवर कंट्री। सो एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड। इसलिए लड़कियों को अगर पढ़ाओगे
तो डायरेक्टली लिंक है ये किससे? प्रोग्रेस से एंड एडवांसमेंट से। हमारी कंट्री की प्रोग्रेस से ये डायरेक्ट लिंक करता है लड़कियों को पढ़ाना। एजुकेशन गिव्स वीमेन कॉन्फिडेंस। एजुकेशन से लड़कियों में कॉन्फिडेंस आता है। पहली बात तो बिल्कुल सही कह रहा, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो भाई बोल सकती किसी के सामने, हाँ रे कहा कह रहा तू, दो मारूंगी खींच, बट बात सही है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो जवाब दे सकती है कि उसके साथ ये गलत हो रहा है या उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और हमें सामने जो गलत जो हो रहा है, चाहे वो लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, उसका हमें कन्फ्लिक्ट करना है, उसका हमें विरोध करना होगा, और यही एजुकेशन है। एंड स्ट्रेंथ, और उसे ताकत मिलती है टू मेक बेटर डिसीजंस, ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके। तुम याद कर लो, अभी तुम्हारे सामने एक बात बता रहा हूं। तुम कहीं जाते हो, लड़के सुन लो, तुम कहीं जाते हो लड़के, या लड़कियां कहीं जाती हैं घूमने या अपने आसपास शादियों में, अगर वहां लड़कों को ऐसे लड़के मिलते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, जरा सुनना मेरी बात, जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इन लड़कों से कम बोलना पसंद करेंगे। पहले ये बात तय करो, हाँ या ना में जवाब देना। बताओ जी, स्क्रीनशॉट नहीं, पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, टेंशन मत लो पूरी। अगर लड़के कहीं गए हैं, पढ़े लिखे लड़के कहीं गए हैं, तुम कहीं गए हो और तुम्हें वहां ऐसे लड़के मिल जाएं जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो तुमसे बचेंगे। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। ऐसे ही लड़कियों में भी है। अगर लड़कियां कहीं चली जाएं, थोड़ी सी पढ़ लिख जाएं लड़कियां, और ऐसी लड़की उन्हें मिल जाए जो नहीं पढ़ी लिखी है, जो अनपढ़ है, तो मेरे बच्चे ये इनसे तमीज से बात करेगी, इनसे नजर झुका के बात करेगी, है ना? ये बिल्कुल तय है। और इसके लिए मुझे एक हार्ट की इमोजी भेजोगे, यस सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर ये भी पढ़ी लिखी, ये भी पढ़ी लिखी, तो फिर क्या होगा? बराबर की टक्कर। एजुकेशन हमें क्या देती है? शिक्षा हमें देती है स्ट्रेंथ, शिक्षा हमें कॉन्फिडेंस देती है कि सामने वाले से हम बात कर सके, सामने वाले से हम सवाल जवाब कर सके। शिक्षा हमें देती है। और बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी, इसी ग्रुप में बता रहा हूं, जो पढ़ रही हैं मुझसे, वो मेरे बच्चे, अगर उनकी मां, जो मदर है, उनकी मदर देखो, हो सकता है कम पढ़ी लिखी, क्योंकि मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, हो सकता है उनकी मम्मी भी कम पढ़ी लिखी हो, तो हो सकता है आधे काम या आधी बातें वो अपनी बेटी से कराती हो, जो उसकी बेटी है, अपनी बेटी से वो सारे आधे काम कराती हो, पढ़ाई लिखाई के ना, वैसे भी घर के काम के, कि बेटी तू बात कर ले जरा, बेटी तू बात कर ले जरा, क्या कह रहे हैं, मेरे तो समझ में ना आ रही, है ना? इसके लिए भी तुम मुझे बताओगे हाँ या ना। आधी बातें वो बेटी, क्योंकि बेटी पढ़ गई है, तो मां क्या करती है? बेटी को आगे कर देती, बेटी तू सुन ले क्या कह रहे हैं, मेरे तो समझ में ना आ रही, देखिए क्या कह रहे हैं, है ना? पीछे खड़ी रहेगी मां। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। और गलती हमारी मम्मी की नहीं है कि वो कम पढ़ी लिखी है, बेटा उनको मौका नहीं मिला, शिक्षा तब इतनी नहीं थी। लेकिन आज वो अनपढ़ होकर भी, मैं बता रहा हूं, उनसे बेहतर इंसान नहीं है, उनसे बेहतर इंसान नहीं है। जीवन की इतनी परख है उन्हें, अगर तुम कहीं फंस जाओगे तो मम्मी तुम्हें बाहर निकालेगी, ठीक है? तो ना पढ़े लिखे ना होने के बाद भी उनके अंदर इतनी समझ है कि वो समझ हमारे अंदर नहीं आ सकती पढ़ने लिखने के बाद भी। शाबाश, बहुत बढ़िया। जब गर्ल एजुकेट हो जाती है, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट, तो वो क्या करती है? वो योगदान देती है, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके से वो योगदान देती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, और प्रोडक्टिव लाइफ जीती है, मतलब अच्छे से जिंदगी जीती है। दे कैन इवन लीड ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है, कोई कंपनी चला सकती है, और खुद को सक्सेसफुल कर सकती है। एजुकेटेड वीमन नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हर। ये बहुत अच्छी बात बोली, इसके लिए तो मैं क्लैपिंग दूंगा। एक एजुकेटेड जो लड़की है, या एजुकेटेड जो वीमन है, या एजुकेटेड कोई लड़का है, तो वो जानता है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हर। मैं बताऊंगा, इसका उदाहरण दूंगा तुम्हें आज, तुम कहोगे जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात तो हमने सोची नहीं पहले तो हाँ या ना, हार्ट की इमोजी भेजो जी सर बिल्कुल सही है। एजुकेटेड मैन हो, एजुकेटेड वीमन हो, वो सही समझ जाती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, समझ जाएगी? हाँ जी। अब देखो उदाहरण देता हूं। जो सच में एजुकेशन जानता है, जो सच में एजुकेशन जानता है, वो ये बात जानता है कि उसे कहां पर अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, कहां पर नहीं मिल रहा है।
या वो ये बात अच्छे से बता सकता है कि कौन उसका बेवकूफ बना रहा है और कौन उसका साथ दे रहा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में कभी भी आ जाती होगी, और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूं। मुझे पता है ये बात तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है और कौन हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। टीचर्स के लिए भी आप राइट और रॉन्ग निकाल सकते हो, इतनी समझ तुम्हारे अंदर है। तुम बालक ना हो 2 दिन के। बताओ, अब अगर ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं तो ये बोल दो जी भाई, जी भैया जी, बात बहुत अच्छी गई है। ये समझ तुम लोगों को है, इतना इतना मैच्योर तुम हो गए हो कि तुम्हें ये पता लग गया है कि ये आदमी मेरे साथ गलत कर रहा है, ये नहीं, ये आदमी मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी बातें तुम्हें पता है। तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिनको मैं बहका सकूं, जिनको मैं चल चल कर ले, चल याद कर लियो। पढ़ाना पड़ेगा भैया, ठीक है, कि तुम्हें आगे जाके समाज में ये चीजें बतानी है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सिर्फ एग्जाम पास करना ही सब कुछ नहीं होता। एजुकेशन हेल्प्स वीमन, एजुकेशन जो है वो औरत को मदद करती है मेक गुड डिसीजंस, अच्छे डिसीजन वो ले सकती है, हेंस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, और अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ा सकती है। एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए सही है, एडवांसमेंट, ये तो कई बार आ गया एडवांसमेंट और फॉर, सो एवरी गर्ल चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड, सो एवरी गर्ल चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड। यहां देखिए, एवरी गर्ल चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड, हर लड़की को मस्ट बी एजुकेटेड, एजुकेटेड होना चाहिए, मस्ट बी एजुकेटेड। ठीक है मेरे बच्चे, देखो मस्ट बी मोडाल लगा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर तुमसे पूछा जाए चाइल्ड लेबर, अगर तुमसे पूछा जाए चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर तुम जानते हो है, बाल श्रम जो होता है, बाल श्रम, बच्चों से जो काम कराते हैं फैक्ट्रीज में, या मेरे बच्चे कंपनी में, होटल्स में, या फिर मेरे बच्चे ढाबे पर। जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हें याद है एक नाम था साहेब आलम, साहेब आलम एक नाम था, मुझे उम्मीद है तुम्हें याद होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। ये भी क्या था मेरे बच्चे, ये 800 रुपए से मिलने लगे थे एक स्टॉल पर, चाय की स्टॉल पर, वहां पर ये जॉब करने लगा था। अभी इसकी हालांकि उम्र नहीं हुई थी, ठीक है, तो वहां पर ये क्या कर रहा था मेरे बच्चे, चाइल्ड लेबर, वहां पर ये बाल श्रम कर रहा था, है ना। बाल का मतलब होता है छोटा, बाल मतलब बच्चा, श्रम मतलब काम, बाल श्रम, ठीक है, जब बच्चे ही काम करने लगे उसको कहते हैं चाइल्ड लेबर। तो साहेब आलम भी हमारे चाइल्ड लेबर के अंतर्गत थे। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। लॉस्ट स्प्रिंग में था, पहला ही पार्ट है साहेब आलम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। पेपर तो बस क्या ही पूछो, पेपर की तो कहो मत ना कुछ भी टेंशन फ्री होकर पढ़ो। चाइल्ड लेबर देख लीजिए क्या है, देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं इसमें। देखो, चाइल्ड लेबर इज ग्रोस, चाइल्ड लेबर बाल श्रम जो है वो ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब हैवी, भारी। ये क्या है, भारी उल्लंघन है, वॉयलेशन का मतलब उल्लंघन, उल्लंघन कैसे लिखेंगे भैया, उल्लंघन, ये भारी उल्लंघन है ह्यूमन राइट्स का, इंसान के जो अधिकार हैं उनका ये भारी उल्लंघन है। क्या, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर भारी उल्लंघन है किसका, यानी तोड़ना है, रूल का तोड़ना है, ह्यूमन राइट्स का। एंड हैम्पर्स, और हैम्पर्स यानी ये रुकावट है। बेटा तुमसे पूछा जा सकता है साइनोनिम में कि हैम्पर्स का साइनोनिम क्या होगा, पर्यायवाची, तो हैम्पर का साइनोनिम होगा मेरे बच्चे बैरियर, BARRIER, बैरियर, या फिर स्टॉपेज, या फिर क्या होगा स्टॉपेज, यानी रुक जाना, रुकावट, यानी ब्रेकर जिसको कहते हैं, ठीक है, बैरियर। और ये रुकावट है द फिजिकल, किसमें रुकावट है, शारीरिक, मानसिक, इंटेलेक्चुअल, इमोशन, मोरल, सोशल डेवलपमेंट में रुकावट है। यानी अगर बच्चे को हम शुरुआत में ही काम करना सिखाएंगे, वो शुरुआत में ही उसको काम करने देंगे, तो ना तो उसकी फिजिकल फिट हो पाएगी, ना ही वो मेंटली फिट हो पाएगा, ना ही वो इमोशनली, ना ही वो कुछ सीख पाएगा, ना ही वो सामाजिक प्रगति कर पाएगा। ठीक है। अ पुअर चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड, गरीब बच्चे
जो मजबूर किए जाते हैं, फोर्स्ड किए जाते हैं कि भाई काम कर, जबकि दे शुड एक्चुअली बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, जबकि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। गरीब बच्चे, उनको फोर्स किया जाता है कि भाई काम करो, जबकि उन्हें मौका मिलना चाहिए सीखने का और खेलने का। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, शाबाश। पेपर में आर्टिकल एक ही आएगा। टेंशन मत लो, करवा दूंगा। दे वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट, वो ऐसे काम करते हैं जैसे घरेलू सर्वेंट, यानी घर के नौकर बन जाते हैं। एम्प्लॉयड इन होटल्स, होटल्स में काम करते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, सर्विस स्टेशंस पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जहां काम चल रहा होता है, जहां कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है। रिक्शा पिलर्स होते हैं, पुलर्स जो रिक्शा खींचते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं। मेरे बच्चे, लड़के जो बच्चे हैं ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, होटल्स में, वर्कशॉप्स में, डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, रिक्शा पिलर्स हैं। तो ये तो तुमने देखे होंगे, देखे हैं, देखे हैं ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर करते हैं। हाँ बोलिए, बहुत देखे होंगे आसपास में। भाई एक बात बताऊं, सच सच बताऊं, मम्मी पापा का ना शुक्रिया अदा करो, मम्मी पापा को थैंक यू बोलो कि तुम्हारे हाथों में किताबें थाम दी। नहीं भाई साहब, पता है क्या होता, हाथों में रिक्शा का हैंडल ही होता। भाई बात बहुत सही है, कड़वी लग सकती है, लेकिन माँ बाप के पीछे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? उन्होंने तुम्हारे हाथों में किताबें दे दी, तुम्हारे हाथों में वो ईंट भी तो थमा सकते थे, तुम्हारे हाथों में वो फावड़ा भी तो थमा सकते थे, तसला भी तो थमा सकते थे। क्यों? मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। मैं दिन रात मेहनत, 12 घंटे 15 घंटे लगे रहे हैं, और बच्चे जो है पढ़ते ना है। पता कैसा दुख होता होगा, कैसा दुख होता होगा भाई साहब। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम मम्मी पापा बन जाओगे, याद रखना ये दिन तुम्हें देखने पड़ेंगे। जो तुम अपनी मम्मी पापा के साथ करोगे, तुम्हें वो समय देखना होगा, तय है ये, यहीं भोग कर जाओगे, यहीं सेल्फ इंडल्स तुम्हें खुद भोगना होगा। पहले मम्मी पापा के लिए थैंक यू बोलो, अब भी जस्ट मम्मी पापा थैंक यू। भाई बहुत बड़ा रोल है, तुम्हारे हाथों में किताबें ना, बहुत नसीब वाले हो तुम भाई साहब। उनको देखो जो रिक्शा पिलर्स हैं, जो सर्वेंट हैं, जो होटल्स में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, सोने को तुम्हें बिस्तर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, पढ़ने को पैसे दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं। भैया और क्या लोगे तुम? मम्मी पापा से और क्या लोगे? तुम अपने बच्चों को इतना ही दे के दिखा दियो, पता चल जाएगी, टाँय फिस हो जाएगी। बहुत मेहनत का काम है बच्चों को पालना। आने वाले समय में ये तुम्हें अंदाजा होगा इस बात का, पेरेंट बनना कितना मुश्किल है ना? तो ए मम्मी, अरे मम्मी मुझे 100 रुपए दी थी तब मैं वो लेकर आऊं। पापा मो साइकिल चाहिए कि साइकिल ले हूं, नहीं मेरे बर्थडे पे जुगाड़ करके लावे, कहीं से भी लावे, पर तुम्हें खुश करेंगे। और तुम उम्मीद से ज्यादा मांगोगे तो भैया वो कहाँ से देंगे, फिर तुम कह देंगे भैया जुगाड़ना अभी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मम्मी पापा को बेटा हर चीज के लिए थैंक यू बोलते रहा करो, प्लीज बोलते रहा करो। उन्हें अच्छा लगेगा कि पापा तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, थैंक यू। देखना उनके चेहरे की खुशी, देखना उनके चेहरे की खुशी, देखना मम्मा तुम रोज हमारे लिए इतना काम करती हो, खाना बनाती हो, मम्मा थैंक यू। मम्मा से तो तुम गले मिल सकते हो भाई, मम्मा से गले मिल के थैंक यू बोलना, मम्मा लव यू, तुम इतना काम करती हो, मम्मा तुम मेरे कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो। ठीक है, तो प्लीज थैंक यू तो बनता है इनके लिए। दे इवन वर्क इन पैरिलस कंडीशन, और यहां तक कि ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़ी खतरनाक सी, पैरिलस खतरनाक सी कंडीशंस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में। ऐसी फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही होती, बना रही होती हैं हजार्डस गुड्स, खतरनाक से चीजें बना रही होती हैं, जैसे पटाखे। ऐसी फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं बच्चे जहां पटाखे बनते हैं। बताओ पटाखे बनाने वाली कंपनी में बच्चे काम करेंगे, मरेंगे क्या? ये देखो, तो ये दिखा रहा है कि कितनी पैरिलस कंडीशन। जब इंसान इंसान मजबूर होता है, जब उसके अंदर दिल, जब उसके पेट में भूख लगी होती है भाई साहब, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज प्रोवाइडेड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन, इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने प्रोवाइड किया प्रोटेक्शन, इनके लिए सुरक्षा इनको प्रदान की है कि भाई देखो बच्चों से काम ना कराओ। प्रोटेक्शन ऑफ द फाइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यहां लिख दो 4, ठीक है, 4 चिल्ड्रन।
प्रोटेक्शन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने कानून बनाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की चीजें कैसी होंगी? बेटा मम्मी पापा को कभी दुख मत देना, बता रहा हूं मैं तुम्हें, मार खाओगे जिंदगी में, कभी कभी सफल ना होने का मम्मी पापा को दुख दिया तो। पॉल्यूशन के बारे में अगर पूछा जाए या पॉल्यूशन बताया जाए कि पॉल्यूशन जो है मैनकाइंड के लिए एक थ्रेट है, एक चेतावनी है, तो इसके ऊपर हम कैसे लिखेंगे? फिर से वही पॉल्यूशन, यहां पर आ जाएगा हमारा टॉपिक बाय XYZ। पॉल्यूशन इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। पॉल्यूशन सिर्फ भारत की ही नहीं, वर्ल्ड वाइड है, सारे जमाने में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है। टुडे दिस प्रॉब्लम हैज बिकम वेरी सीरियस। अब तो ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। मैन हैज इंटरफर्ड। सबसे बड़ी बात यह है जो यहां होगी, इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया है? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। किसके साथ? नेचर के साथ, छेड़खानी। आदमी है येरा, और वो नेचर से क्या कर रहा है? छेड़खानी कर रहा है। पेड़ पौधों से वो क्या कर रहा है? छेड़खानी कर रहा है। मिट्टी से वो क्या कर रहा है? छेड़खानी कर रहा है। इस इंसान के दिमाग में ना ये जो खोपड़ी है ना इंसान की, ये सबसे खतरनाक खोपड़ी है ना, ये सबसे खतरनाक खोपड़ी है। इसने क्या किया है? पेड़ों को काट दिया, पौधों को काट दिया, जमीन पर फैक्ट्री बना ली। तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? नेचर में इंटरफेयर किया। और तुम ये बात मानोगे इंसान की खोपड़ी सबसे खतरनाक है। इस धरती के लिए मैं बता रहा हूं, एक चैप्टर में दिया गया, इस धरती के लिए अगर कोई खतरनाक है ना, और ये बात बोली गई है, एक चिड़ियाघर में लिखी हुई है शीशे में चेहरा देखते हैं और उस पर लिख रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, पिंजड़े में बंद। पिंजड़े में एक शीशा है, अगर तुम उसे देखोगे तो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर वो कौन है? इंसान है। जानवर भी इतना नुकसान नहीं करते प्रकृति को जितना हम करते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये आया, इसका परिणाम ये हुआ, द होल एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड। सारा एनवायरमेंट, सारा पर्यावरण पॉल्यूटेड हो गया ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण। अवर लाइफ इज अफेक्टेड, हमारी लाइफ भी बहुत प्रभावित हुई है, बड़ा अफेक्ट पड़ा हमारी लाइफ पर। इट इन्फेक्ट्स आवर हेल्थ, ये क्या करती है? ये असल में इसने क्या किया? हमारी हेल्थ पर भी इसने अफेक्ट डाला है। इट ब्रिंग्स इफिशियंसी, ये क्या लाती है? क्षमता को खत्म कर देती है, या हमारी पावर को खत्म कर देती है। इट शुड बी चेक्ड इमीडिएटली, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इट शुड बी चेक्ड, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए मेरे बच्चे। कंट्रोल के लिए आता है ये वर्ड चेक्ड, इट शुड बी कंट्रोल। अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता होगा जो मोडाल वर्ब होती हैं, मोडाल वर्ब जैसे कैन, जैसे कुड, जैसे मे, जैसे माइट, जैसे शुड, जैसे ऑट टू, इनके पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चीज ऐड ऑन करनी पड़ती है? इनके पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चीज ऐड ऑन करनी पड़ती है? अब बोलो। हाँ घूम गए, पेपर में आ सकता है क्या? बी ऐड ऑन करनी पड़ती है, पैसिव बन जाता है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड। यहां देखो सेंटेंस, इट शुड बी चेक्ड, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इट शुड बी चेक्ड, कौन करेगा पता नहीं, जब तो पैसिव बना। इट शुड बी चेक्ड, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली तुरंत। तो यहां ये सेंटेंस पैसिव बना हुआ है। तो एक बार बेटा आपके मोडाल पैसिव भी आपको रिकॉल हो गए, याद आ गए। चलिए अब कौन कौन से पॉल्यूशन है? पॉल्यूशन है हमारे, पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, और हमारा एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ये तीन तरह के हैं। नॉइज, एयर और वाटर, तीन तरह के पॉल्यूशन हैं। एयर पॉल्यूशन इज कोज्ड बाय द स्मोक, ये धुएं से होता है। विच कम्स आउट ऑफ द चिमनीज, जो बड़ी बड़ी चिमनीज से आता है, मिल्स की, कारखानों की, फैक्ट्रीज की चिमनियों से आता है। द डीजल स्मोक एंड पेट्रोल, डीजल जो हम गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल जो चलाते हैं, उनका धुआं भी। कम्स फ्रॉम बसेज, जो बसों से आता है, कार्स से आता है, ट्रैक्टर्स से आता है, बाइक्स से आता है, ईटीसी। दिस हैज मेड लाइफ वेरी डिफिकल्ट, इसने इंसान की जिंदगी को बड़ा डिफिकल्ट बनाया। बड़े बड़े शहर में भी इंसान परेशान है। मैन इनहेल्स सो मच पॉल्यूटेड एयर, इंसान क्या करता है? अपने अंदर सोख लेता है, इनहेल करता है, सांस ले लेता है, पॉल्यूटेड एयर वो ले जाता है। दैट ही फॉल्स इल, और फिर वो बीमार पड़ जाता है। विद मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अस्थमा, टीबी, कैंसर।
इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो मुझे लगता है एयर पोल्यूशन तुम्हें पता है, एयर पोल्यूशन कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से, चिमनीज से, इंडस्ट्रीज से, ठीक है, और पेट्रोल से, डीजल से जो धुआं निकलता है जल के, कार से, बसेज से, बाइक से, ट्रैक्टर से, तो उन सब से क्या होता है? धुआं निकलता है, और वो धुआं हम अपने अंदर ले जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और उससे हम बीमार पड़ जाते हैं, और हमें क्या हो जाए? अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यहां पर एक ये लिखा हुआ है ईटीसी। ये ईटीसी क्या है, कौन बताएगा? इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। ईटीसी, ईटीसी क्या है? टेल मी। याद कैसे करेंगे? अरे भाई तू किसकी क्लास में भाई? अपने बड़े भाई की क्लास में, काय को टेंशन ले रहा, रुक जा। ईटीसी क्या होता है? एट सेट्रा। बहुत बढ़िया, क्या होता है? एट सेट्रा मतलब इत्यादि, इत्यादि मतलब और भी अधिक चीजें, इत्यादि। इसको पहले क्या बोलते? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा कहते हैं लोग, एक्सेट्रा। वो नहीं है, ये एक्स नहीं है, एट सेट्रा है, ठीक है, इत्यादि के लिए आता है, आदि, इत्यादि। वाटर पॉल्यूशन देख लो जी, वाटर पॉल्यूशन, देर आर मैनी रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है जी, वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत सारे रीजन है। वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज, द वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वेस्ट मटेरियल होता है, बेकार का जो मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज का, और ओल्ड रिफाइनरीज, और जो शोध शोध वाली चीजें होती हैं जहां पर हम रिफाइन करते हैं चीजों को, है ना, वो वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, डंप्ड इनटू द रिवर, उनका जो वेस्ट है कहां डाल दिया जाता है? डंप कर दिया जाता है रिवर्स में। अब जब तुम कोई चीज पानी में डालोगे, पानी में तुम वेस्ट डालोगे फैक्ट्रीज का, रिफाइनरीज का, तो वो पानी बर्बाद होगा या नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बर्बाद तो होगा, तो सारा वेस्ट पानी में जा रहा है, समुद्र में पहुंच रहा है, सो वाटर इज पॉल्यूटेड, इसलिए पानी भी पॉल्यूट हो गया, हवा भी पॉल्यूटेड, पानी भी पॉल्यूटेड, मरे अब तो हम। सम सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स, कुछ जो शहर हैं वो कहाँ होते हैं? कुछ शहर भी या गांव भी ऐसी जगह होते हैं, वो किनारों पर, नदियों के किनारे पर बसे होते हैं। बैंक्स का मतलब क्या होता है? नदी, नदियों के किनारे पर वो बसे होते हैं। दे ड्रॉप देयर सीवर्स, वो क्या करते हैं? अपना जो सीवर लाइन है, अपनी जो वॉशरूम यानी लैट्रिन का जो पाइप है, वो क्या करते हैं? उसको, गंदगी को, नाले को, वो रिवर में बहा देते हैं। जरा सुनना ये बात। अब मानो मेरे गांव के, मेरे घर के पास में बम्बा जा रहा है पानी उसका, ठीक है, पानी का, मेरा घर यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टैंक ना खुदवाऊंगा, अपने घर का जो मेरा वो है पानी खराब, वो इसमें डाल दूंगा, ठीक है। दस दे पोल्यूट द वाटर, इस तरह से भी पानी क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जाता है। पीपल यूज दिस टाइप ऑफ वाटर, फिर आदमी जो है इस पानी को यूज करता है, और पानी जो कहीं ना कहीं ये चीजें आई जाती हैं हमारे सामने भाई। आज हम जैसे स्विमिंग पूल होता है, अब देखो हंसने की बात है ये, स्विमिंग पूल तो जा वाईएमसीए पूल में, वाईएमसीए पूल में, वाईएमसीए पूल में जो स्विमिंग पूल था, जब उसमें हमारे विलियम डॉगलस को फेंका गया था, एक लड़के ने फेंक दिया था, बिग बिग से लड़के ने फेंक दिया था, तो जाहिर सी बात है अब स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? नहाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अगर नहाते हैं तो भैया क्या पता लग रहा? किसी ने क्या पता लग रहा है हाँ, समझ रहे हो ना? तो पानी जो है पॉल्यूट हो ही जाता है, जब तुम गंदगी उसमें डालोगे तो पानी पॉल्यूट हो ही जाता है, और कहीं ना कहीं हम उसे फिर क्या करते हैं? हम उसे फिर कहीं ना कहीं निगल भी लेते हैं, पी भी जाते हैं पानी को, हमें पता नहीं होता कि ये पॉल्यूट है। तो फिर क्या होता है? इनवाइट कर देते हैं बहुत सारी बीमारियों को, ठीक है। वैसे अगर तुम्हारे जैसे जैसे कहते हैं ना, हाथ गंदे रह गए, वॉशरूम से तुम्हारे हाथ गंदे रह गए और तुमने पानी पी लिया थोड़ा, तो ऐसे गंदा पानी पी लिया तो तुम्हें हैजा हो जाता है ना, फिर पेट में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे पानी पानी सा हो जाता है पेट में सब, ठीक है, तो वो गंदी चीजों से ही होता है। खाना खा लिया, टाइफाइड हो जाता है। मुझे हो गया था अभी 2-1 महीने पहले, पता है, मैंने पता नहीं क्या खाया, समझ नहीं आया, मुझे मुझे टाइफाइड हो गया। नॉइज पॉल्यूशन भी है। नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है? आवाजों से होता है। नॉइज पॉल्यूशन ने और ज्यादा हमारी जिंदगी खराब कर दी। इट कोजेस डीफनेस, इससे क्या होता है? बहरापन आ जाता है, बहरापन, बहरा हूं मैं, एंड अदर डिजीज, और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, जो रोर होती है यानी जो दहाड़ होती है, दहाड़ यानी आवाज, बड़े बड़े शहरों में जो आवाज आती है व्हीकल्स की यानी गाड़ियों की, इज अनबियरेबल, वो ऐसी है जैसी असहनीय है। देयर इंजन्स एंड हॉर्न्स क्रिएट मच साउंड, उनके इंजन्स, उनके हॉर्न्स,
क्या करते हैं, मच साउंड क्रिएट करते हैं। लाउड स्पीकर्स, डीजे, मिल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज। जो मिल होती है, मिलों से भी बहुत आवाज आती है, फैक्ट्रियां जो होती हैं उनसे भी आवाज आती है। दस मच साउंड क्रिएट्स, ऐसी ऐसी आवाजें जो होती हैं ये नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। नॉइज पॉल्यूशन विच इज वेरी हार्मफुल, बहुत खतरनाक है फॉर द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए लोगों की। अब तुम मुझे बताइए, तुम्हारे गांव देहात में तुमने ऐसी बुलेट देखी होगी जिसकी आवाज बड़ी खतरनाक, हाँ या ना? ऐसी बुलेट देखी होगी जिसकी आवाज बहुत खतरनाक, डट 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 पटाखे से छोड़ती जा रही है, देखा होगा? देखा है? हाँ जी देखा है। तो वो बुलेट आवाज करे उससे क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। देखो कितने सारे काम हो रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे, बुलेट की आवाज हो गई, ओके, और किस किस चीज की आवाज आती है, हाँ मैं तुम्हें बता देता हूं। और तुमने देखा होगा उसमें इतना हैवी वाला हॉर्न लगा दिया जाता है, हैवी वाले हॉर्न लगा दिए जाते हैं, भों भों करके पागल कर दें वो। तो वो बुलेट ही है, देखो बुलेट कितना काम करे, नॉइज पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का। तभी तो इस पे चालान है, इसके साइलेंसर पर चालान है 10,000 रुपए का, 10K का चालान देना पड़ेगा अगर तुमने ओरिजिनल साइलेंसर हटाकर नकली वाला लगवाया, आवाज वाला लगवाया। ठीक है भाई, तो ये इंसान को नुकसान कहीं ना कहीं देता ही है। ठीक है, चलो। अब तुमने अपने आसपास ये भी देखे होंगे डीजे, डीजे भी देखे होंगे। आजकल ऐसे डीजे आ रहे हैं ना, घर की दीवारें हिलने लगी हैं, घर की दीवारें, और कांच तो जैसे गिर ही जाता है, और जो बर्तन होते हैं ना घर में, बर्तन भी झरझरा कर नीचे गिर जाते हैं। और मेरे बच्चे जो खिड़कियां हैं कांच की वो भी धड़ 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 धड़, और इंसान का दिल भी कैसा होता है, धक 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 करता है। तो बताओ हार्ट वाली इमोजी भेजो, ऐसा है या नहीं है? ऐसा भी हाल फिलहाल की बात बताऊं तुम्हें, तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम फिर यकीन करोगे इस बात पर कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो डीजे से क्या हुआ, गांव में बारात चढ़ रही थी, अरे हमारी जो बुआ जी आई हुई थी, बुआ जी आई हुई थी, बुआ जी ने सोचा ले मैं अपने घर आई हूँ, पीहर आई हूँ, तो ले मैं बारात ही देखे लूं। बारात जब उन्होंने देखी तो उन डीजे की जो साउंड है, जो बेस है, बड़ा खतरनाक, तो उनका दिल जो है घबरा गया, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं, मतलब वो बेहोश होकर गिर गईं। देख रहे हो तुम, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये थी कहानी। तो डीजे इतने खतरनाक हैं, और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं, कुछ गांव ऐसे भी देखे हैं जो भाई रेलवे की पटरी के बराबर में बसे होते हैं। रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो होता है उसके बराबर में बिल्कुल बसे हुए होते हैं। तो वहां पर रेलवे ट्रैक जो होता है मेरे बच्चे, उनके जब रेल जाती है आवाज करती है तो उनकी दीवारें भी हिलने लगती हैं। एक दिन मैं चला गया किसी के यहाँ, मैं वहां रात को जो है सो गया, है ना, वहां प्रोग्राम था, तो पता मैंने रात को सोया नहीं, कभी कोई सी ट्रेन आ रही है, कभी कोई सी ट्रेन आ रही है। शाबाश। तो ये चीजें हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है, हम सीख सकते हैं इन सब चीजों से। तो अगर तुमसे पूछा जाए पॉल्यूशन के बारे में तो तीन हो गए, है ना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और मेरे बच्चे साउंड पॉल्यूशन। अब अगर पूछा जाए तुमसे डिफोरेस्टेशन के बारे में, और डिफोरेस्टेशन को तुम जानते हो ये बात मुझे पता है, डिफोरेस्टेशन को तुम जानते हो ये बात मुझे पता है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कौन कौन बताएगा, बताओ, डिफोरेस्टेशन क्या होता है? मैं भी देखूं किस किस को पता है डिफोरेस्टेशन क्या होता है। स्टेशन के बगल में जो रहते हैं ना उनका तो दिमाग ही खराब रहता है, हर वक्त भैं में होती है ट्रेनों की, वो 2 बज रहे, वो अरे भैया थम जा, तेना कोई आ थोड़ी रहा है, तू काहे को हॉर्न दे रही है, तेरे आगे कौन आएगा, मरना है किसी है, चली जा अपने चुप चुप, धड़ 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 धड़, पालक पढ़ना हो पढ़ और ना पाते। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे वनों को काटना, वन कटाव, वृक्षों को काटना, जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधों को काटना, डिफोरेस्टेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये भी, डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि छोटा सा ही मैंने छोटा सा लिखवाया है। तो डिफोरेस्टेशन फिनोमिनम, ये एक घटना है, ये क्या है, एक
फिनोमिनन है, घटना है, वेर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, जहां बहुत सारे पेड़ों को रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, ड्यू टू सेवरल ह्यूमन फैक्टर्स, बहुत सारे ह्यूमन के फायदे के लिए, बहुत सारे ह्यूमन अपने फायदे के लिए काट देते हैं, जैसे उनको कोई फैक्ट्री लगानी हो, एंड पॉपुलेशन की वजह से भी कटते हैं। मानो एक गांव है, अब देखो तुम्हारा जो गांव है, तुम सच सच बताना, तुम अपने गांव में ही या शहर में ही देख लो, पहले तुम्हारा गांव अगर 500 मीटर का था, तो आज लगभग तुम्हारा गांव 700 मीटर का हो रहा होगा, इतना एरिया उसका बढ़ गया होगा। हाँ या ना में जवाब देने के लिए आप हार्ट वाली इमोजी भेजें। आपका एरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले आपका घर बिल्कुल अगर साइड में था, कोने में था, तो अब आपका घर हो सकता है बीच में आ गया हो। हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा क्यों, क्या वजह है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्या मंजिल ऊपर चढ़ेंगी? नहीं, अब तो पेड़ कटेंगे, घर बनेंगे, पेड़ कटेंगे, घर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में जाता हूं ना, वहां देखता हूं पास पेड़ ही नहीं है भाई, चिड़िया ही नहीं दिख रही हैं। क्या आफत आ गई है? खेतों पर बैठने के लिए, गर्मी में बैठने के लिए छांव नहीं है, ये हालत हो गई है। तो पेड़ कट रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई कारखाना बना रहा है, कोई महल बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कट रहे हैं भैया, पेड़ कट रहे हैं। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कंट्री, हम रहते हैं एक हरे भरे संसार में जो फ्लोरा और फोना से भरी हुई है। यानी ऐसे संसार में हम रहते हैं जो फ्लोरा, यानी फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हरियाली से भरी हुई है, और फोना मतलब हमारे जो जीव जगत से भरी हुई है, जानवरों से भरी हुई है। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन कुछ सालों में भी क्या देखा गया है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो हीट जो है वो ऊपर नहीं जा पाती, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। टेम्परेचर आर कंपैरेटिवली ऑन द हायर साइड, तो टेम्परेचर जो है वो कैसा है, वो बढ़ जाता है। कुछ सालों में ऐसा देखा गया है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अच्छा तुम बताओ, ये भी तुम बताना, क्या ये जो समय था फरवरी जो चली थी, इसमें गर्मी पड़ी थी? क्या कभी तुम्हारे जमाने में तुम्हारी दादी ने, मम्मी ने, पापा ने कभी गर्मी देखी है फरवरी में? सच सच बताना। वो तुमसे कह भी रही होंगी, वो कह रहे होंगे हमने अपने जमाने में तो कभी गर्मी देखी नहीं फरवरी में, ऐसा बोला गया होगा। मुझे याद है कहीं ना कहीं ये बात आई होगी तुम्हारे सामने। पहली बार ऐसा हो रहा है हमारी जिंदगी में, 50 साल की हमारी जिंदगी होगी, फरवरी में इतनी गर्मी आ गई। नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी हुआ ही नहीं लाइफ में, क्या चल रहा है? तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह से, और वजह कहीं ना कहीं पेड़ों की है। हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, अब मौसम खराब होते जा रहे हैं। नहीं पता कब गर्मी पड़ जा, कब सर्दी पड़ जा, कब बारिश पड़ जा, कोई पता नहीं है। मौसम का तो बिल्कुल हाल ही बेकार है। चलो जी, मौसम का प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, इतना खराब हाल हो रहा है मौसम का तो कुछ पूछने ना। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है लाइक इंडिया, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सुना तुमने ये? उष्ण कटिबंधीय सुना है? उष्ण जगह जो होती है, उष्ण जगह यानी मैं कहूं जैसे ऐसे समझो इसको, जहां पर हीट होती है, जहां पर गर्मी होती है, और मेरे बच्चों मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल कंट्रीज। जैसे इंडिया, उष्ण कटिबंधीय इंडिया। द फॉरेस्ट गवर्न प्लेज अ सिग्निफिकेंट, वहां क्या होता है, जो जंगल है ना, वो बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। किसको लाने में? बारिश को लाने में, ब्रिंगिंग रेनफॉल, बारिश को लाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट, ट्रीज भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फॉर द वाटर साइकिल, वाटर के साइकिल के लिए। वाटर का साइकिल जानते हो? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। वाटर का साइकिल के लिए क्या, पेड़ बहुत जरूरी है। कैसे, मैं तुम्हें बताऊं। देखिए पानी का साइकिल ये है समुद्र, ठीक है। यहां से बादल फॉर्म होते हैं, ऐसे बादल जो है पानी को लेकर जाते हैं, और यहां आकर फिर पड़ जाते हैं, फिर जमीन पर आ जाते हैं। पानी यहां से गया और यहीं वापस आ गया। 11वीं क्लास में एक पॉम भी है, 11वीं क्लास में एक पॉम है मेरे बच्चे, वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो रेन है ना, रेन है, वो अपने ही ओरिजिन को हेल्प करती है। यानी किससे पैदा होती है? जमीन से, और जमीन पर ही आकर मिल जाती है। पता है, मुझे लगता है, पता नहीं तुम कितना मानोगे या नहीं, मैं अपनी सोच से बता रहा हूं,
मुझे लगता है कि जो हमारा गॉड है, भगवान है, उसने क्या किया है, उसने बारिश को, रेन को क्या बनाया है, उसने बारिश को माली बनाया है। क्या बनाया है? माली। क्या बनाया है? माली। वो कैसे? सुन लो। वो ऐसे कि यहां एक पेड़ है ना जी, ये एक पेड़ है और इस पेड़ को पानी की नीड है। यहां एक यहां एक खेत है, इस खेत को पानी की नीड है। यहां एक जानवर है, इस जानवर को पानी की नीड है। तो अभी क्या करेंगे, हमारी जो बादल हैं, हमारे जो बादल हैं, यहां से पानी उठाएंगे, यहां देंगे, यहां देंगे, यहां देंगे। तो मेरे हिसाब से बारिश जो है एक माली का काम करती है। से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम्हें भी लगता है कि सच में सर बारिश तो एक गार्डनर का काम कर रही है, ये तो पानी देने का काम कर रही है? बात तो सही है भाई, यहां से पानी उठाएगी और फिर ये पानी इसे देगी, यानी जहां से आई फिर वहीं को वापस आ जाएगी। बारिश के आने का ही मतलब यह है कि इन लोगों की प्यास बुझना, जानवर, खेत, पानी, वरना पानी तो यहां था। तो इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लाने का काम किया है यहां से। तो ये एक माली का काम करती है रेन। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। दे प्ले अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। जो हमारे पेड़ हैं वो बादल के बनने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रीज लाइक मैंग्रोव्स, और जो मैंग्रोव्स के पेड़ हैं, मैंग्रोव्स जानते हो, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो जो पेड़ होते हैं समुद्र के किनारे। सुंदरबन, सुंदरबन में क्या होता है, मैंग्रोव्स होते हैं। वो क्या करते हैं पेड़, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वो एरियाज को। किससे बचाते हैं? डिवास्टेटिंग, यानी जो भारी वहां पर जल भराव होता है या बाढ़ आती है, वो उससे बचा देते हैं। मैं तुम्हें मंगरूफ्स दिखाता हूं, थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर जिंदगी भर हमें याद रहेगा, है ना। मंगरूफ शायद तुमने ना देखे हो, किताबों में हो सकता है इसका चित्र हो, लेकिन तुम्हारे सामने ना आया हो। चलो ये देखो, मंगरूफ्स के पेड़ ऐसे होते हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं? यहां देखो, इसमें देखो, ये क्या है, नदी के आसपास क्या आ गए हैं ये मंगरूव्स हैं, इनको बोलेंगे मंगरूव्स। यहां से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। तो जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो मंगरूव्स क्या करते हैं, पानी को बाहर जाने से रोकते हैं, यानी फ्लड आने से बचाते हैं। ये दीवार का काम करते हैं मंगरूव्स, ये मंगरूव्स दीवार का काम करते हैं मेरे बच्चे। चलिए जी, अपार्ट फ्रॉम फ्लड्स, ठीक है, जो फ्लड्स आती हैं, देर आर अदर नेचुरल डिजास्टर, और भी खतरनाक डिजास्टर होते हैं, जैसे एवलंचीज। एवलंचीज क्या होते हैं, बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना, जैसे बर्फ गिरती है इन द माउंटेन एरियाज एंड सोइल इरोजन दैट कैन बी चेक्ड बाई ट्रीज, जिनको रोका जा सकता है सिर्फ से और किससे, ट्रीज से। इरोजन क्या होता है, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव मेरे बच्चे, मिट्टी का कटाव भी तभी होता है जब वहां पर पेड़ पौधे ना हो। अगर पेड़ होता है ना तो वो जड़ क्या करती है, वो मिट्टी को ऐसे भींचे रखती है, दबाए रखती है। तो बर्फ का गिरना, मिट्टी का कटाव, ये सब किससे होते हैं, ये सब के सब हमारे पेड़ के वजह से होते हैं। अब देखो हमारे पास बचे 1 2 3, ये 3 बचे हैं, और कर लो, फिर मैं तुम्हें ट्रिक्स बताता हूं कि वो कौन सी ट्रिक्स है। अगर तुम फंस जाओ, अगर तुम फंस गए पेपर में तो फिर तुम क्या करोगे, तो वो ट्रिक्स फिर मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे बच्चे, वो ट्रिक्स भी तुम याद करके चले जाना। एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, छोटा सा है 1.5 पेज का, इसे और कर लेते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया एक एग्रीकल्चर, कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है मैं बोलूं, विद मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ इट्स, इसकी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या करती है, बिजी रहती है, एंगेज्ड। अच्छा ये बताओ, ये वर्ड कहां आया था, ये कौन, फ्लेमिंगो के कौन से चैप्टर में ये वर्ड आया था, शाबाश बताओ, फ्लेमिंगो के, एंगेज्ड। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, फार्मिंग कर रही है, यानी किसानी कर रही है, खेती कर रही है, रिलेटेड एक्टिविटीज या उससे जुड़ी हुई कामकाज कर रही है, आधे से ज्यादा। अगर 10,000 लोग हैं तो लगभग 7,000 लोग तो खेती या खेती से जुड़े हुए काम ही कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री इकोनॉमी।
तो कृषि का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान हमारे देश के इकोनॉमी में है, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान निभाती है। क्योंकि अगर कृषि ना होगी तो 7,000 लोग काम करना बंद कर देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड, और ये इंसान को जीविका देती है। इंसान को क्या देती है? जीविका, यानी जीवित रहने का मौका। मिलियंस ऑफ पीपल एंड सप्लाइंग फ्लड टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ये क्या करती है? फूड देती है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को। अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? और फ्लेमिंगो में ये वर्ड जो था एंगेज, मेरे बच्चे, ये किसमें था? लॉस्ट स्प्रिंग में ही था। शाबाश। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, जो क्या उगाती है? व्हीट, राइस, सुगर केन यानी गन्ने, कॉटन और दूसरी खेती भी होती है। एंड हैज अ रिच डाइवर्सिटी, और इसमें बहुत सारी विभिन्नता भी है। एग्रीकल्चर में और भी चीजें हैं, एंड प्रैक्टिसेस और वर्क भी हैं, और भी काम है और भी टास्क हैं इसके। हाउएवर द सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, फिर भी ये जो महकमा है नहीं एग्रीकल्चर है, बहुत सारे चैलेंजेस इसके सामने हैं, इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी। अब जमीन में जो जान नहीं बची है, पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी, सोइल डिग्रेडेशन, और मिट्टी जो है वो डिग्रेड हो गई, मिट्टी में जो है ताकत कम हो गई है। क्लाइमेट चेंज, ये तो हो ही रहा है, कभी गर्मी पड़ती थी तो सर्दी पड़ रही है, सर्दी पड़ती थी तो गर्मी पड़ रही है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं शुरुआत की हैं इसको सपोर्ट करने की, फार्मर्स को सपोर्ट करने की और प्रमोट करने की, कि क्या वो बना दें टिकाऊ एग्रीकल्चर, वो कर दें। सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ, वो ऐसी एग्रीकल्चर बना दे जो टिकाऊ हो, यानी मिट्टी भी खत्म होने से ना, मिट्टी की जो ताकत है वो खत्म ना हो, क्लाइमेट भी ना बदले, तो इन सब चीजों पर वो काम करती है। जैसे उसने लगाया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगाई, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई। देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट भी पैदा कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यानी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी लैब में ही चीजों को तैयार कर रहे हैं। और लैब में चीजें अगर तैयार हो गई, लैब में अगर गेहूं तैयार हो गए, लैब में अगर मक्का तैयार हो गई, खाने पीने की चीजें अगर लैब में ही वो उगाने लगे, तो मेरे बच्चे क्या होगा? ये क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, और फिर हमें जो है काफी चीजें हेल्प मिलेगी। और ये भी वो काम कर रही है सरकार, एग्रो फॉरेस्ट्री। शायद ये वर्ड पहली बार तुम्हारे सामने आया हो। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? तुमने देखा हो अपने गांव देहात में, आसपास के गांव में, है ना, एक खेत होता है, उस खेत में पेड़ होते हैं, दूरी दूरी पर पेड़ भी होते हैं, और उसमें ट्रैक्टर से जुताई भी चल रही होती है, यानी उसमें गेहूं भी बोते हैं वो, तो इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। यानी जो वन है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल, तो जंगल में ही फसल करना, यानी पेड़ों के बीच में फसल करना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एंड अदर अल्टरनेटिव अप्रोचेस, और भी बहुत सारे और भी बहुत सारी सोच जो है, वो आइडियाज जो है, वो काम कल चल रहा है उन पे, दैट प्रायोरिटाइज सोइल हेल्थ, जिनका मकसद क्या है? जिनका मकसद है कि सोइल की हेल्थ जो है, जो हमारी जमीन है उसकी हेल्थ बची रहे, बायोडाइवर्सिटी बची रहे, जीव विभिन्नता बची रहे, और रेजिलियंस, और ये क्या हो जाए? इसमें लचीलापन आ जाए, है ना, यानी ये चीजें सही हो जाएं, खराब होने से बच जाएं। अच्छा तुम बताओ, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसने देखी है वो मेरे को हार्ट वाली इमोजी भेजे। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी पेड़ से लगे रहते हैं और बीच में खेती करते रहते हैं, वो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री देखे होंगे। आम के जो बगीचे होते हैं उसमें तुमने नहीं देखा? आम के बगीचे में क्या होता है? उसमें भी यही करते हैं, खेती भी करते रहते हैं वो, और आम भी उगते रहते हैं। अब आता है हमारे पास मेरे बच्चे टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, अभी पहले हम एजुकेशन जो लेते थे वो टेक्निकल नहीं थी, लेकिन आज की जो एजुकेशन है वो क्या है? टेक्निकल एजुकेशन वो हो चुकी है। देखते हैं कैसे बनी टेक्निकल एजुकेशन बाय XYZ। इंडिया इज विटनेसिंग द एज ऑफ साइंस, इंडिया जो है वो साइंस की उम्र में है, साइंस की एज में है, यानी साइंस से वो आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो आजकल हमारे भारत में टेक्निकल एजुकेशन का बहुत ज्यादा डिमांड है इन मॉडर्न एज, आज की एज में। द पैटर्न ऑफ लाइफ इवॉल्विंग इन दिस एज, इसी पैटर्न से हमारी जो एज है ना, वो क्या कर रही है? डेवलप कर रही है, यानी हमारी जनरेशन जो है वो इस हिसाब से डेवलप कर रही है, टेक्निकल एजुकेशन ले रही है।
दिस एज इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम, और ये जो एज है टेक्निकल एजुकेशन की, ये एज पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी थी, पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, उससे बहुत अलग है। पहले एजुकेशन जो हुआ करती थी, आज वो ऐसी एजुकेशन नहीं है। पहले जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल सीधी सादी सिंपल थी, लेकिन आजकल की जो एजुकेशन है वो कैसी है, टेक्निकल है, टेक्निकल एजुकेशन है वो। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज। टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है, हमें नॉलेज देती है किसी स्पेसिफिक ट्रेड की, है ना, किसी भी ऐसी कोई भी हम स्पेसिफिक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे हम चाहें कि बिजली वाले डिपार्टमेंट में जाना है तो बिजली की नॉलेज होगी, हमें जाना है कि इंजन डिपार्टमेंट में तो इंजन की होगी, कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर की होगी। तुमने देखा हो ना, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज, और ये क्या कर रही है, स्पेसिफिक ट्रेड, क्राफ्ट और प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग अब जो है टेक्निकल हमारे पास चीजें आ रही हैं। एक और पढ़ लेते हैं इसका। एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या है, फायदा क्या है इसका। जनरल एजुकेशन हैज बीन सब्स्टिट्यूट बाय द प्रोफेशनल। पहले जनरल एजुकेशन होती थी, अब उसके बदले में प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन अब आ गई है। टेक्निकल एजुकेशन ऑफर्स गुड अपॉर्चुनिटीज। टेक्निकल एजुकेशन से हमें अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलते हैं किसके, काम काज करने के, एंड अ सक्सेसफुल करियर, और हमारा करियर सक्सेसफुल हो जाता है। इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, जो इंजीनियर्स होते हैं वो, और जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं ड्यू टू देयर एक्सपर्टाइज, क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं यूटिलिटी, काम काज करने में। दे आर ऑलवेज इन डिमांड, वो हमेशा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में टेक्निकल बंदा चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन कैन मीट द एक्सपेंडिंग डिमांड्स। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो जो बढ़ती हुई डिमांड्स हैं उनको पूरा करती है। द एक्सपेंडिंग सोसाइटी, और बढ़ते हुए समाज की वो नीड पूरी करती है। To meet its multiplying demands, instead of bare hands, we must use machines. To meet its multiplying demands, तो इसकी मल्टीप्लाइंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें हमें खाली हाथ की बजाय, बेयर हैंड्स की बजाय हमें काम करना होगा मशीन्स से। अच्छा, तुमने देखा होगा अब ज्यादातर फैक्ट्रियां जो हैं तुम्हारे आसपास, ज्यादातर वहां अब वर्कर्स कम हैं, वहां वर्कर्स कम हैं, क्योंकि उनका काम किसने छीन लिया है, मशीन्स ने छीन लिया है। इस बात को कौन कौन एग्री करेगा, उनका काम जो है वो मशीन्स ने छीन लिया है, उनका काम जो है मशीन्स ने छीन लिया है। तो भैया, है ना, तो टेक्निकल चीजें वहां पर जो है आ गई हैं। तो अब बेयर हैंड से यानी खाली हाथ से कुछ नहीं होगा, मशीन्स का इस्तेमाल हमें करना है, सीखना होगा मशीन का इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइस हैं उनका इस्तेमाल करना होगा डेवलपमेंट के लिए। लास्ट वाला है हमारा डॉरी, है ना। डोरी आप जानते हैं दहेज के लिए आता है, या तो आ जाए इविल्स ऑफ डोरी, आ जाए द कर्स ऑफ डोरी, या जाए एनी सोशल इविल। ठीक है, एनी सोशल इविल आए तो तब भी तुम इसे ही लिखना। सोशल इविल का मतलब सामाजिक बुराई, तो सामाजिक बुराई एक हमारे पास है डोरी। तो इनमें से कुछ भी पूछा जाए या पूछा जाए एनी सोशल इविल, तो आप डोरी लिख देना। डाउरी क्या होता है मेरे बच्चे, दहेज, दहेज प्रथा जिसको कहते हैं, दहेज प्रथा बाय एक्स वाई जेड। डोरी इज अ सोशल इविल, ये एक सामाजिक बुराई है इंडिया में। वी डेली रीड न्यूज़पेपर, हम अखबारों में रोजाना पढ़ते हैं। वॉच टीवी, टीवी पर देखते हैं अबाउट डोरी डेथ्स, की दहेज प्रथा से, दहेज से कितनी मौतें हुई हैं। डाउरी स्पॉइल्स ऑल प्लेजर, डोरी जो है वो सारी की सारी खुशियों को मिटा देती है। दहेज जो है वो सारी की सारी खुशियों को मिटा देता है, किसकी, मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ की जितनी खुशियां हैं, अगर दहेज के ऊपर बात आ गई तो फिर वो सारी खुशियों को मिटा देता है। इट हैज टेकन अ फियरफुल फॉर्म, और फिर ये खतरनाक सा रूप धारण कर लेता है। अच्छा, तुम मुझे बताइए, क्या तुमने कोई ऐसा केस देखा है अपने आसपास जो डाउरी से हुआ हो, दहेज प्रथा का कोई केस देखा है आसपास, मोहल्ले में, आस में, पड़ोस में, कोई रिश्तेदार में? जरूर सुना होगा, 100% सुना होगा, मैं श्योर हूं। हार्ट वाली इमोजी भेज के बताओ, बताओ। मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया हो कि दहेज के ऊपर उसे मार दिया, उसे मारते हैं रोज वो, और ये और वो, दहेज के ऊपर रिश्ता छूट गया, दहेज के ऊपर शादी टूट गई, दहेज में ये नहीं दिया, ये चीज़ ऐसी दे दी, ये चीज़ ऐसी दे दी। ये बातें तुम्हारे सामने आती होंगी, तुम बच्चे नहीं हो 2 दिन के, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज डाउरी, डोरी है क्या? तो ये क्या, डॉरी मीन्स गिफ्ट गिवन। डॉरी क्या है, डॉरी का मतलब है कि ऐसे गिफ्ट जो दिए गए हैं
गर्ल्स के पेरेंट्स के द्वारा, गर्ल्स के माँ बाप जो है देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर वो लड़कियों को कुछ गिफ्ट देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ लव। ये प्यार का सिंबल होता है, रेस्पेक्ट का सिंबल होता है कि मेरी बेटी तू हमारे साथ इतने साल रही है, तू हमारे साथ इतने साल रही, अब तू जा रही है तो ले थोड़े से गिफ्ट तू लेती चली जाए ताकि तुझे तो है आगे जाके परेशानी ना हो। इट इज द हेल्प टू द गर्ल, ये लड़की के लिए हेल्प होती है माँ बाप की तरफ से, सो दैट सी मे सेटअप, ताकि वो नए घर में जा रही है, उसे अगर कोई जरूरत पड़े तो वो सामान इस्तेमाल कर ले। बात तो बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं डाउरी को बोलूं, डाउरी का मीनिंग दहेज, दहेज वैसे बहुत अच्छा है। दहेज का मतलब पहले जमाने में बहुत अच्छा हुआ करता था, इसलिए दिया जाता था ताकि लड़की एक नए घर में जा रही है और वहां सेटअप कर ले। मानो कि भाई उसे वहां जरूरत पड़ी चिमटे की तो चिमटा ले ले, सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो सिलेंडर ले ले, भाई उसे तवे की जरूरत पड़ी तो तवे ले ले। तो इस तरह की चीजें, या किसी बाल्टी की जरूरत पड़ी या फिर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वहां से इस्तेमाल कर ले। ठीक है, नए घर में जा रही है तो थोड़ा एडजस्ट करना दिक्कत होता है, तो वो अपनी अपनी चीजें इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे ही समय बदला, द सेंस ऑफ डोरी हैज चेंज्ड, ये जो सेंस था ये चेंज हो गया। इट हैज नाउ बिकम अ सोशल इविल, और एक सामाजिक बुराई बन गई है। पहले इसका मीनिंग बहुत अच्छा था लेकिन अब इसका मीनिंग बेकार हो गया। कर्स फॉर सोसाइटी इन द प्रेजेंट टाइम, ये सोसाइटी के लिए कर्स है, श्राप है। श्राप है क्या? प्रेजेंट टाइम में एक श्राप बन गया है। डाउरी हैज बिकम अ कर्स फॉर सोसाइटी। डाउरी रेट्स आर फिक्स्ड, डाउरी के रेट्स भी फिक्स्ड हैं। और ये तुमने सुना होगा है ना, जो दहेज है उसके रेट्स भी अब क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए हैं लड़कों के लिए। द बॉयज आर सोल्ड, अब लड़कों को बेचा जाता है, शादी नहीं होती उनकी, इन द ओपन मार्केट लाइक एनिमल्स। बुरा तो लगेगा, मुझे भी लगेगा, तुम्हें भी लगेगा, लेकिन बात तो सच है, कड़वा सच है ये। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब लड़कों को, बॉयज को बेचा जाता है एनिमल्स के जैसे? खुले रेट लगते हैं कि भाई 20 लाख रुपए लूंगा, 30 लाख रुपए लूंगा, तब शादी करूंगा आपकी बेटी से, या माँ बाप कहते हैं, जो भी बात है चलता रहता है। द बॉयज आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट एज एनिमल्स, द पेरेंट्स हैव टू बाय देम, और जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें खरीद भी लेते हैं, उन्हें खरीदना पड़ता है अपनी बेटी के लिए कि भाई मेरी बेटी खुशहाल रहेगी, ले कोई बात ना चल। तो बेटी की खुशहाली के लिए बेटी के माँ बाप ऐसा करते भी हैं। सम गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, कुछ लड़कियां तो बड़ी बुद्धिमान होती हैं, बड़ी सुंदर होती हैं, बट देयर पेरेंट्स आर पुअर, लेकिन उनके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं। तुमने ऐसे भी परिवार देखे होंगे जिनके घर की लड़कियां बड़ी सुंदर हैं और उनके माँ बाप जो हैं वो पुअर हैं। तो पता है क्या होता है, तो इनकी लड़की को बहुत रिश्ते आते हैं, इनकी लड़कियों को, चाहे गरीब ही सही, बहुत रिश्ते आते हैं इनकी लड़कियों को, ऐसा होता है। दे कैन नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ डोरी, और वो गरीब परिवार के बच्चे जो हैं, गरीब परिवार के जो माँ बाप हैं, वो गरीब परिवार के, वो फुलफिल नहीं कर पाते डाउरी वाली डिमांड को। तो ऐसी लड़कियों को फोर्स टू कमिट सुसाइड, फिर उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। जब वो डोरी नहीं फुलफिल होती तो वहां जाकर वो परेशान होती हैं। इफ नॉट दे आर टॉर्चर्ड, अगर नहीं तो उनको फिर टॉर्चर किया जाता है। थ्रो आउट पूरी लाइफ उनको टॉर्चर किया जाए कि तेरे पापा ने ये ना दिया, तेरी मम्मी ने ये ना दिया, ये चीज खराब दे दी, ये चीज खराब दे दी। दे आर इंसल्टेड, उनका मजाक बनाया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। एंड बीटन बैडली, और बुरी तरह से पीटा जाता है जैसे जानवरों को पीटते हैं। जबकि ये सबसे गंदी बात है, इतनी बुरी बात है समाज के लिए कि बेटा अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अपनी बराबर कैसे लड़ो भाई। क्यों किसी की बहन बेटी को तुम लड़ रहे हो, उससे उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, क्या ही मतलब पड़ा है? कोई तुम्हारी बहन बेटी को मारेगा पीटेगा, ससुराल में जब वो जाएगी तो बुरा नहीं लगेगा? तो ये सारी बातें समाज में हमें सोचनी है कि भाई हमारी बहन बेटी अगर कहीं जाएगी, अगर उसको इस तरह उसके साथ ये बर्ताव होगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो हम किसी की बेटी के साथ ऐसा करें तो कितना बुरा लग रहा होगा, या ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दे आर अब्यूज्ड डे एंड नाइट लाइक स्लेव्स, को गालियां दी जाती हैं, उनको जो है स्लेव्स बनाया जाता है, उनको नौकरानी बनाकर रखा जाता है। दे हैव टू पास अ रेस्ट लाइफ, और वो ऐसी जिंदगी जीती हैं जैसी कि एक अभागन जिंदगी जीती है। सम गर्ल्स पास अनमैरिड लाइफ, कुछ लड़कियां तो बिना शादी के ही जिंदगी काट लेती हैं। सम आर मैरिड टू ओल्ड मैन, और कुछ लड़कियों को तो बूढ़े लड़कों से शादी करनी पड़ती है। और जो विदुर होता है, जिनकी जिनकी बीवियां मर गई होती हैं, विदुर होता है, उससे शादी करनी पड़ती है।
जब पैसे नहीं है माँ बाप के पास तो माँ बाप क्या करते हैं, अब मानो ये माँ बाप गरीब है तो ये क्या करेंगे, जब इनके पास कोई रिश्ते के लिए नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे, फिर ऐसे लड़के को शादी करेंगे जो क्या है, विडूवर है ना, जो विदुर है, या फिर ऐसे लड़के को शादी करेंगे जो उससे उम्र में बहुत बड़ा है। और ये चीजें भी तुमने देखी होंगी अपने आसपास की सोसाइटी में। मैनी इनोसेंट गर्ल्स आर बर्न्ड अलाइव। बहुत सारी लड़कियों को, अब तो खैर ये बंद हो गया है, बहुत हद तक ये कंट्रोल्ड है। अब तो पुलिस ऐसा लठ बजाएगी ना, ऐसा सिर में मारेगी तो मानो खींच गई धड़ाम देसी, मैं बनाऊंगा तुझे दहेज का फूफा, चल सब जेल में, चल जेल में, चलो चलो भागो, सास भी नंद भी सब जेल में, चल भाग, मैं बनाऊंगा तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें, पुलिस वाले देते हैं इनको दहेज बढ़िया सा। ठीक है, तो ये था जी, पुलिस वाले इनको दहेज देते हैं फिर बढ़िया सा, वो कहते हैं हम देंगे तुम्हें दहेज बढ़िया वाला, थम जाओ तन्नक, जेल में जाके फिर उन्हें दहेज दें, उन्हें गरम गरम रोटी खावा में, और 2 लठ इधर से और 2 लठ इधर से, सही हो जा, ऊपर राजी हो जा फिर। हाँ चलो शाबाश। अब जरा हंस के दिखाओ मुझे, बहुत टाइम हो गया तुम हंसे हुए देखे नहीं मैंने। चलो अब थोड़ा हंस लेते हैं, अब थोड़ा हंस लेते हैं। मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ, हंसोगे? चलिए मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ, तैयार हो? चुटकुला क्या है ये ना, मतलब मेरे साथ हुआ है, बीता हुआ है, ये बीता हुआ है। हाँ, ये मेरे सामने कहानी आई थी, बीता हुआ है मुझे, ये ऐसे हुआ था। चलो अब देखता हूं मैं क्या। तो एक लड़के को अपना घर पेंट कराना था, ठीक है, तो वो लेके आया पेंटर्स को लेके आया। तो पेंटर्स जो है वो काम करने लगे भैया, ठीक है, ऐसे काम करने लगे पुतले। तो वो उस घर में जो लड़का था, वो लड़का पेंटर्स को छेड़ता था, ठीक है, कैसे छेड़ता था वो ऐसे वो पुताई करते रहे ऐसे करके, तो वो आके कर जावे, ऊ, ऊ, ऐसे कर जावे वो लड़का, ठीक है। उन्होंने बेचारों ने इग्नोर कर दिया, ठीक है बाला के कर रहा होगा, ठीक है। फिर शाम को आवे वो लड़का उनके पास ऐसे करना है, वो बुताई कर रहे हो अपनी, तो वो क्या, ऊ, ऊ, वो फिर देखे अरे कौन है, क्या है, क्या चक्कर है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही। फिर सुबह सुबह फिर, अभी काम शुरू भी नहीं करा इतने ही फिर वो लड़का आ गया, बोलने लगा ऊ, ऊ, ऐसे करके फिर भाग जा। अब फिर अगले दिन रात को भी जब भी वो आवे काम से, तभी वो उनके सामने जो पुताई करते ना उनके सामने बोल दे है, यू कहा पुताई जान को। तो भैया जैसे ही तीसरे दिन, थर्ड डे था, तीसरे दिन जैसे ही वो लड़का वहां गया कमरे में, वहां पुताई चल रही थी, ठीक है, वहां पुताई चल रही थी, जैसे ही वो लड़का वहां गया, अब उसने वहां जाके बोल दिया फिर से ऊ, ऊ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाल्टी जो थी, बाल्टी इनके पास, बाल्टी बाल्टी ब्रूस ब्रूस दूर मारे फेंक के, सब मारे, सारे पेंट वेंट सब बिखेर दिए, चल यहां से, हाँ करता रहे ऊ, ऊ। मतलब पूरे किलस गए। अब किलस गए तो क्या हुआ, अब मम्मी मम्मी आई भैया लड़के की, मम्मा आई पापा आए, कहने लगे भाई तुमने ब्रूस ब्रूस क्यों फेंके, बाल्टी वाल्टी क्यों फेंकी है, बाल्टी वाल्टी क्यों फेंक दी तुमने। तो जब लड़के से इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, अजी यूं कह रहे जब भी घर में आवे यूं कह रहे यूं कह रहे, जब भी घर में बड़े हमें देख के यूं कह रहे। नुकता तू क्यों चिढ़ रहा है इसकी आवाज से, ये तो बालक है, ये तो कहेगा ही। तो क्या लगा, अजी आंटी मैं इसलिए चिढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी चिढ़ जो है वो बंदर है, यूं मुझे देख के कह रहे इस तरह की बातें वहां हुई। और भैया फिर वो भग गए, पेंटर जो है वो भग गए, फिर आए ना, बोले जी किसी और से ही काम करा लिया, हमारे बस की ना काम करना। बात तो हंसने की है, बात तो हंसने की है भाई। वो लड़का इसलिए चिढ़ाता था इसको, इनमें से एक को, कि इसकी जो चिढ़ थी वो बंदर थी, इसे बंदर कहते थे सब। तो आगे तो बंदर ऐसे करता है ना, तो ऐसे चढ़ाता था। अब 2-3 दिन बेचारे ने सबर का, तीसरे दिन तो बाल्टी वाल्टी फेंक के मैं बोले आग लगे पेंटिंग में, मैं ना कर रहा पेंटिंग वेंटिंग, जाओ अपना आप कर लियो, चिढ़ावे है सुबह शाम आते ही। चलो बहुत बढ़िया है।
अब आते हैं मेरे बच्चे ट्रिक्स पर। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो ट्रिक्स जिस वक्त पर तुम फंस जाओ, जिस वक्त पर तुम फंस जाओ और ऐसा टॉपिक आ जाए जो तुमसे, यानी ऐसा आर्टिकल आ जाए जो तुमसे ना बने, ऐसा आर्टिकल आ जाए जो तुमसे ना बने, ऐसा आर्टिकल आ जाए जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। जो मैंने पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ऐसा टॉपिक अगर आ गया जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो तब क्या करोगे? एक शर्त पर बताऊंगा। एक तो सभी बच्चों की कमेंट आनी चाहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसे, 4429 बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों की कमेंट आनी चाहिए मेरे पास, सर थैंक यू। और दूसरी कमेंट आनी चाहिए उनके उनके पहली कमेंट में थैंक यू लिख दे। और बेटा एक कमेंट ये भी जरूर वो करें, प्लीज एक कमेंट जरूर करें कि वो कहां से हैं, वो कहां से हैं, ताकि जब 12th का पेपर हो इंग्लिश का तो मैं अगर ज्यादा संख्या कहीं की होगी तो उसी स्कूल में मैं जाऊंगा, है ना। वो कहाँ के हैं, कौन से क्षेत्र के, कम से कम अपनी सिटी का नाम लिख दें, अपना नाम भी ना लिखें तो अपनी सिटी का नाम जरूर लिख दें कि सर हम यहाँ से हैं, हमारे स्कूल का नाम ये है, ताकि मैं उनसे मिल सकूं जाके। ठीक है, अभी नहीं करनी है, जब करनी है जब ये वीडियो खत्म हो जाए, है ना। थैंक यू बोलना है और दूसरा कहाँ से है ये बता देना, ताकि जब पेपर हो तो मैं एनालिसिस के लिए उनके वहां पहुंच जाऊं, उनके स्कूल में। सरप्राइज होगा, ये मैं जाऊंगा, है ना, जहां से हमें दिखाई देगा कि भाई यहाँ के बच्चे ज्यादा हैं तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, और एनालिसिस कर उनके बीच में ही करेंगे एनालिसिस। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रिक पर। पहली ट्रिक प्रॉब्लम वाले आर्टिकल के लिए। अगर कोई ऐसा आर्टिकल आ गया है जिसमें हमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, यानी कोई ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल का कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, जैसे डॉरी सिस्टम प्रॉब्लम ही है हमारे लिए, जैसे मेरे बच्चे चाइल्ड लेबर, ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम ही तो है। जैसे मेरे बच्चे पॉल्यूशन, ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये डॉरी, चाइल्ड लेबर, प्रॉब्लम, पॉल्यूशन। मुझे लगता है कि यही आ जाएगा। प्रॉब्लम वाले आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा पेपर में यही दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम वाला आर्टिकल आ जाएगा, दूसरे की तुम्हें जरूरत भी ना पड़ने की। तो इसका जुगाड़ ये है मेरे बच्चे, ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहले अगर तुमसे आ जाए कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं पता और उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो कि भाई हमारे समाज में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे भारत में प्रॉब्लम चल रही है, पॉल्यूशन की है, चाइल्ड लेबर की है, डॉरी की है, जो भी है, तो अपना टॉपिक यहां लिखना, योर टॉपिक यहां लिख देना XYZ। ठीक है, नाम। पहली लाइन, इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। इंडिया क्या है, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, प्रगतिशील देश है। बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर फ्री इंडिया, लेकिन आजाद इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स में द प्रॉब्लम ऑफ, यहां पर फिर से वो अपना टॉपिक लिख देंगे, इज वन ऑफ दम, उनमें से एक है। इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बड़ी सीरियस, इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, ये बहुत धीरे धीरे, ये लगातार बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड वी आर अनेबल टू स्टॉप इट, और हम इसे रोकने में बिल्कुल नाकाम है। इट हैज मेड द लाइफ ऑफ पीपल मेजरेबल, इसने बना दिया है लोगों की जिंदगी को दयनीय, लोगों की जिंदगी को बहुत खराब बना दिया है और दर्द भरा बना दिया है। ठीक है जी, अभी तक देखो तुमने क्या काम किया है, सिर्फ यहां पर टॉपिक लगा, बाकी सारी लाइन सेम रहेंगी। इन द प्रेजेंट टाइम, हाल फिलहाल के समय में, द प्रॉब्लम ऑफ, फिर से अपना टॉपिक, हाल फिलहाल के समय में जो ये प्रॉब्लम हैज बिकम अ कर्स, ये एक श्राप बन गई है। देयर आर मेनी कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण भी हैं। कौन सी प्रॉब्लम के, फिर से अपना टॉपिक आ जाएगा। द कोज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का कारण इज दैट द पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड। पहला कारण तो यही है कि लोग जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम में लाइन फिट होगी कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखो चाइल्ड लेबर में भी ये फिट होगी, और मेरे बच्चे डॉरी सिस्टम में भी ये फिट होगी, पॉल्यूशन में भी ये फिट होगी, सब में ये लाइन फिट होंगी। दे हैव बिकम सेल्फ कॉन्शियस, वो क्या हो गए हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, यानी अपना ही चाहते हैं बस भला। द सेकेंड इज दैट, और दूसरी बात, सोसाइटी डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, हमारा जो समाज है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचता ही नहीं है, यानी समाज भी हमारा प्रॉब्लम है। यानी समाज में, समाज सोच नहीं रहा है समस्या के बारे में, तो समस्या बढ़ती चली जा रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। द प्रॉब्लम ऑफ, फिर से अपना टॉपिक, इज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है। वी शुड ट्राई टू चेक इट, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, हर्ट से, दिल से। फर्स्ट द गवर्नमेंट शुड मेक हार्ड रूल्स,
गवर्नमेंट को भी हार्ड रूल्स बनाने चाहिए एंड रेगुलेशन टू चेक इट, इसको कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक प्रोग्रामर्स, और जो पब्लिक प्रोग्रामर्स हैं, जो पब्लिक में प्रोग्राम करते रहते हैं, इधर उधर प्रोग्राम करते रहते हैं लोगों को समझाने का, मस्ट बी अपॉइंटेड, वो भी अपॉइंट किए जाने चाहिए कि भाई तुम लोगों को ये अवेयरनेस करा के आओ कि ये गलत है, ये सही है। गांव देहात में तुम जाओ, वहां के लोगों को समझाओ, टू मेक पीपल अवेयर, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इस प्रॉब्लम को लेके। कौन सी प्रॉब्लम? तुम्हारा टॉपिक एंड इट्स इफेक्ट, और इसके असर के बारे में भी लोगों को बताया जाए। द पीपल शुड कम फॉरवर्ड, लोगों को भी आगे आना चाहिए टू चेक इट, इसको कंट्रोल करने के लिए। ओनली विद द एक्टिव सपोर्ट, जब तक हमें एक्टिव सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों का, दिस इविल कैन बी अप्रूटेड। एंड ओनली विद द सिर्फ एक्टिव सपोर्ट से ही ये जो चीज है, ये जो बुराई है, ईविल है, इसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है। अगर लोगों का मेरे बच्चे, लोगों का जड़ से खत्म हो सकती है तभी अगर लोगों का सपोर्ट मिला, तो लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म नहीं होगी। इट इज नॉट फेयर टू से, ये कहना भी सही नहीं है दैट आर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, कि गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव नहीं ले रही है, शुरुआत नहीं कर रही। वो तो पूरी मदद कर रही है, लोगों की कोशिश कर रही है इसको करने की। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस टू इट, बहुत सीरियस है वो। द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, बट द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। लेकिन रिजल्ट्स गुड नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, बिकॉज नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती विदाउट द कोऑपरेशन, बिना हेल्प के। किसकी हेल्प के बिना? लोगों की हेल्प के बिना। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व इट, फिर भी वो कोशिश कर रही है इसको संभालने की। वर्ड समझ में आ रहे हैं? लाइन समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो जी। लाइन समझ में आ रही है, वर्ड समझ में आ रहे हैं, क्या करना है वो भी समझ में आ रहा है। हार्ट वाली इमोजी भेजो भैया। मैंने अभी तक आपको बताया है प्रॉब्लम वाले आर्टिकल। अगर प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, आर्टिकल चल रहा है और प्रॉब्लम वाला आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए तुम्हारे फिक्स्ड लाइन मैंने दे दी है। कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हें याद नहीं है तो ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ठीक है? ये तुम्हारी हेल्प के लिए है, ये हेल्प के लिए आएगा मेरे बच्चे। और लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे, इट इज एविडेंट, ठीक है? इन कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकाला है, निष्कर्ष ये निकला है, इट इज एविडेंट, ये सबूत है, एविडेंट है दैट, यानी ये वाली प्रॉब्लम जो, फिर टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स, कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बिल्कुल साफ है कि ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, कॉम्प्लेक्स है, एंड मल्टीफेसेटेड, और इसके बहुत सारे रूप हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी रूप में ये हमें परेशान कर ही रही है। दैट रिक्वायर्स केयरफुल फेसेट, जिसका रिक्वायर है यानी जिसको जरूरत है किस चीज की? केयरफुल फेसेटेड। केयरफुल फेसेटेड का मतलब ध्यान देने की इस पे जरूरत है, इस प्रॉब्लम पर ध्यान देने की जरूरत है। दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, और इसको बड़ी देखभाल करने की जरूरत है ना, इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। एंड थॉटफुल सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। वी कैन वर्क टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, हम काम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। क्या है वो प्रॉब्लम? फिर से आपका टॉपिक, इट इज इंपैरेटिव, और ये बहुत ज्यादा इंपैरेटिव है दैट वी कंटिन्यू सीकिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा इंपैरेटिव है मेरे बच्चे कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं फॉर द प्रॉब्लम ओनली दो कोलैबोरेशन। यानी ये मैंडेटरी हो जाएगा हमारे लिए, जरूरी है कि हम ढूंढें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और कब मिल सकता है? तभी मिल सकता है ओनली थ्रू कोलैबोरेशन। किससे मिल सकता है? जैसे इंस्टाग्राम पे होती है कोलैबोरेशन, सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हम कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे का जब हम हाथ थामेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, बातचीत करेंगे, बैठेंगे तब। और कमिटमेंट और वादा, अगर एक दूसरे से हम स्ट्रांगली प्रोमिसेस करेंगे तो टू पॉजिटिव चेंज, कि हमें एक चेंज लाना है, हम कोलैबोरेशन करेंगे, कमिटमेंट करेंगे कि हमें चेंज लाना है, कैन वी ट्रूली मेक अ डिफरेंस, तब तो डिफरेंस आ सकता है इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम। तब तो इस प्रॉब्लम में, तब तो इस टॉपिक में क्या हो सकता है? सुधार आ सकता है। अगर हम कोलैबोरेशन करें या कमिटमेंट कर लें कि हमें ये करना ही नहीं है, तब तो सुधारा जा सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका मेरे बच्चे जो हमारा प्रॉब्लम वाला टॉपिक था, बिल्कुल खत्म। अब मुझे एक बार बताइए, क्या तुम्हें बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? हार्ट वाली इमोजी भेजो। क्या तुम्हें बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? कर पाओगे इसे? कर पाओगे? अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया, ऐसा आर्टिकल आ गया जो तुम्हारे समझ से परे है, उसका टॉपिक तो तुम्हें लिखा ही होगा, तो कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस मैंने ऐसी दी जो तुम्हें वहां हेल्प कर सकती है।
यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे 10 नंबर का आर्टिकल आता है और अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो ना याद होने से बेहतर है कि तुम्हारे 7 से 8 नंबर ये तुम्हें दिला देगा। तो कोई बुराई है? और अगर पढ़ा हुआ आर्टिकल आ गया जो मैंने बनाए हैं, फिर तो मजे ही मजे, फिर तो 10 में से 10। ठीक है, शाबाश। ये था मामला। ओके, फिर से मैंने देखा नहीं। मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ये तरीका जो मैंने बताया, फिर से बताना। यस भैया जी बोल दे रहा। तरीका जो मैंने तुम्हें बताया, क्या ये तरीका तुम्हारे समझ में आ गया? टॉपिक जो है उस टॉपिक को पकड़ना है, कौन सा टॉपिक है, डाउरी का है, क्या है। और मेरे बच्चे इन, ये तो कंक्लूजन हो गया लास्ट में, ठीक है, ये तो लिखना ही है, ये सारी लाइंस लिख लें, लेकिन टॉपिक जो है वो टॉपिक की जगह टॉपिक रखते हुए चलना है। ये सारी लाइंस उसमें फिट हो जाएंगी, ये सारी लाइंस उसमें फिट हो जाएंगी बेटा। ठीक है, अगर तुम्हारा जीवन थोड़ा कठिनाई में बीता और प्रॉब्लम वाला आर्टिकल ना आके राजी खुशी वाला आर्टिकल आ गया, राजी खुशी वाला आर्टिकल, राजी खुशी, राजी खुशी जानते हो? राजी खुशी ऐसे जैसे वो कहने लगे कि जो वीमन है, मानो कि जो वीमन है वो ये कहने लगे, या वो कहने लगे कि हमारे जो देश है, हमारे देश में जो इलेक्शन है वो फेयर होते हैं। ठीक है, इलेक्शन को कहने लगे, या वो कहने लगे आपसे कि हम हमारा जो साइंस है वो बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा साइंस बहुत तरक्की कर रहा है। यानी राजी खुशी वाला अगर आर्टिकल आए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राजी खुशी की बात हो। ठीक है, चलिए, राजी खुशी की बात करनी हो तुम्हें तो फिर तुम्हें कुछ लाइंस बदलनी पड़ेंगी। राजी खुशी वाले टॉपिक के लिए ये वाली लाइंस मैंने सेलेक्ट की हैं, बनाई हैं, इन्हें भी आप देख लिए। फिर तुम यहाँ टॉपिक लिखोगे राजी खुशी वाला, और फिर बाई एक्स वाई जेड लिखोगे। प्रॉब्लम वाले पीछे हैं। अगर राजी खुशी वाली बात है, वो पूछ रहा है तुमसे कि भैया इलेक्शन फेयर होते हैं हमारे यहाँ, उसको उस पर चर्चा करो, या अभी महाकुंभ हुआ था उस पर चर्चा करो। ठीक है, हाँ, इस तरह की बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर पॉजिटिव चीजें वो पूछ रहा है, पॉजिटिव चीजें पूछ रहा है ना, यानी उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये वाला टॉपिक होगा, प्रॉब्लम है तो पहला वाला टॉपिक लिखना होगा। क्या लिखोगे इसमें? इन अ वर्ल्ड, एक ऐसा संसार, दैट ऑफन सीम्स फिल्ड, जो अक्सर भरा हुआ दिखता है कैओस से, परेशानियों से, अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता से भरा हुआ दिखता है। इट कैन बी इजी टू लो साइट ऑफ द गुड, तो वहां ये आसान है कि हम अच्छी चीजों से अपनी नजर हटा जाएं। यानी जो संसार परेशानियों से भरा हुआ है, तो वहां पर हमें अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, अच्छी चीजों से हमारी आंखें ओझल हो जाती हैं। बट एमिड्स द चैलेंजेस, लेकिन जितने भी चैलेंजेस क्यों ना है, हम फेस करते हैं, जितने भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। उन सभी में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें होता है। चाहे कितना भी हम डिफिकल्टी फेस करें, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस दिखती है, बी फाउंड, वो पाई जाती है। फ्रॉम स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, है ना, फ्रॉम स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जैसे दया का कोई काम हो किसी पर हम करें वो, टू मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ, चाहे वो जो जीत होती है उसका हो, सक्सेस का हो, पॉजिटिविटी का हो, सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ ये होते हैं। वी चूज इट सीट, है ना, वी चूज टू सीट, जिन्हें हम देखना चाहते हैं, बाय शिफ्टिंग आर फोकस, हम अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं गुड की तरफ, इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी संसार में चाहे जितनी परेशानियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई तो है, काइंडनेस में है, जीत में है, सक्सेस में है ना, तो हम उनकी तरफ फिर देखना शुरू करते हैं। वी कैन कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम अपने दिमाग को कल्टीवेट कर सकते हैं, हम अपने दिमाग में ये चीज डेवलप कर सकते हैं, हम अपने दिमाग में ये चीज डेवलप कर सकते हैं। अ माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें क्या भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है, यानी धन्यवाद की भावना भरी हुई है, धन्यवाद की भावना भरी हुई है। और आशावादी है, हम क्या हो जाते हैं, आशावादी बन जाते हैं। आशावादी तुमने सुना होगा, ऑप्टिमिस्ट जिसको हम कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। तो हमारे अंदर आशा भर जाती है, पॉजिटिवनेस आ जाती है, दैट कैन ब्रिंग्स लाइट इनटू इवन द डार्केस्ट ऑफ द डेज। तो वो क्या करती है, हमें हमें जागृत करती है, हमें उम्मीद की किरण दिखाती है जब हम अंधकार में होते हैं। So let's take a moment to celebrate the positive.
मोमेंट। चलो आइए पॉजिटिव एटीट्यूड को या पॉजिटिव चीज़ों को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, या नेगेटिव तो हमने कर ही ली, चलो पॉजिटिव को आज हम सेलिब्रेट करते हैं। द स्मॉल विक्ट्री, छोटी छोटी जीत, एंड द जॉय, और जो आनंद होते हैं छोटे छोटे, एग्जिस्ट ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। हेयर इट इज द टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक भी है जो हमारे पास पॉजिटिव का है, वो टॉपिक आप यहां लिख देंगे, वो टॉपिक आप यहां लिख देंगे। और इस टॉपिक के बाद जो भी वो पॉजिटिव टॉपिक है उसकी कुछ लाइंस आप यहां पर लिख देंगे, सम लाइंस, कुछ लाइंस आप यहां पर लिख देंगे, उसकी कुछ कुछ जो लाइंस हैं, जो पंक्तियां हैं वहां लिख देंगे। मानो अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो फेयर होते हैं, या हमारी एजुकेशन जो है बहुत बढ़िया है, उसके बारे में लिखो, ठीक है, या एक जो वीमन होती है वो संसार की अच्छी गृहिणी होती है, इसके बारे में लिखो। तो मेरे बच्चे इसके बारे में हमें दो चार चीजें, पॉजिटिव चीजें ही तो लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के लिए आर कर रहे हैं, पॉजिटिव हमारा एक आर्टिकल है, तो पॉजिटिव बातें लिख देंगे। फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, यानी लास्ट करेंगे। एज वी रैप अप दिस आर्टिकल, जैसे ही हमने इस आर्टिकल को पढ़ा या देखा या लिखा, लेट्स रिमेंबर, याद रखना, फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग, हमेशा सिल्वर लाइनिंग, यानी हमेशा हमें पॉजिटिव चीजें देखनी है हर एक सिचुएशन में। चैलेंजेस में कम फ्रॉम वे, चैलेंजेस कम यानी चैलेंजेस आते हैं हमारे रास्ते में, बट इट इज अवर रेजिलेंस, लेकिन ये हमारा रेजिलेंस है, ये हमारा लचीलापन है, ये हमारा रेजिलेंस है, लचीलापन है कि हम क्या देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड देखें। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखें, दैट विल हेल्प अस पुश, जो हमें मदद करता है पुश करने की, ठीक है, आगे बढ़ाने की, थ्रू द इमर्ज स्ट्रोंगर देन एवर, और हमें बनाता है, यानी इमर्ज करता है, उभारता है स्ट्रोंगर, यानी जब परेशानियां आती हैं अगर हम उनको पॉजिटिव वे में लेकर काम करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक है। बाई अप्रोचिंग लाइफ विद अ कैन डू माइंडसेट, यानी हम एक ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं जिसमें हम अप्रोच कर रहे होते हैं, आइडियाज आ रहे होते हैं हमारे माइंड में कि हमें क्या करना है। वी कैन ट्रांसफॉर्म ऑब्स्टेकल, हम बदल सकते हैं रुकावटों को इनटू अपॉर्चुनिटीज, यानी मौके में, एंड क्रिएट अ लाइफ फिल्ड विद लव, और एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो प्यार से भरी है, जॉय से भरी है, और बाकी चीजों से अबुंडेंस है, उसमें प्रचुरता है, चीजों की भरपूर चीजें हैं। कीप शाइनिंग ब्राइट, चमकते रहे हमेशा, एंड नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक, और कभी भी अंडरस्टिमेट ना करें पॉजिटिव आउटलुक की इस विचारधारा को, या इसको कम आंकने की कोशिश ना करें पॉजिटिव को, यानी हर अगर बुराइयां 10 हैं तो एक पॉजिटिव चीज भी उसमें होगी, अगर 10 बुराइयां हैं तो किसी इंसान में एक पॉजिटिव चीज भी होगी। द बेस्ट इज येट टू कम, तभी तुम्हारे पास अच्छी चीजें आ सकती हैं, है ना। अगर तुम इन परेशानियों को ही रोते रहोगे तो फिर ये पॉजिटिव चीज भूल जाओगे। तो हर चीज में हमें क्या मिलता है, एक सिल्वर लाइनिंग मिलती है हर एक सिचुएशन में। वैसे रेयरली पूछा जाता है, खुश राजी खुशी वाला टॉपिक रेयरली पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होता है आर्टिकल पे वो कैसा आर्टिकल होता है, प्रॉब्लम वाला आर्टिकल। तो याद रखना 99% तो यही मिलेंगे, मतलब परेशानी वाले आर्टिकल, 1% कभी पॉजिटिव आर्टिकल आ जाएगा तो ये कर देना है। ये रहा पॉजिटिव आर्टिकल के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब सभी बच्चे जो हैं मुझे बताएंगे कि मेरे बच्चे अब एक हार्ट वाली इमोजी भेजेंगे कि यस सर हमें आर्टिकल समझ में आ गया, और 10 ना सही तो 8 नंबर तो हम छोड़ेंगे ही ना किसी भी कीमत पे। शाबाश, चलो बताओ, हार्ट वाली इमोजी भेजकर मुझे बताओ, कर पाओगे ना। बहुत आसान बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, वो हेल्प की लाइन भी मैंने दे दी, अगर तुम भूल जाओ तो हेल्प के लिए तुम्हें कुछ लाइन्स भी मिलेंगी, वो लाइन से भी तुम देख सकते हो, ठीक है भाई। चलो शाबाश। अब रात को हम क्या पढ़ेंगे बताओ, रात को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सारी की सारी कविताएं, ऑल पॉम्स हम देखेंगे। सारी कविताओं में ये 10 नंबर की आती हैं, रात को 10 नंबर बिल्कुल पक्के, इनमें तो कोई रिस्क वाला काम नहीं है, 100% ये 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। रात को जो भी बच्चे मेरे पास आए पढ़ने के लिए, मेरे बच्चे वो लाइव जरूर आए, ठीक है, वो लाइव ही पढ़ें बेटा, रिकॉर्डेड फॉर्म में ना पढ़ें, ठीक है जी, रिकॉर्डेड फॉर्म में ना पढ़ें, ये आपका क्या है दायित्व है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं। बस ये 2 दिन और दे दो मुझे, मैं तुम्हारे 100 से ऊपर तो नहीं ला सकता, लेकिन 100 तक नंबर जरूर ले जाऊंगा, ठीक है भाई। पीडीएफ जल्दी मिल जाएगी तुम्हें ग्रुप में, और ग्रुप को जरा ज्वाइन कर लें जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा सकती हैं पेपर के टाइम में। देखो तुम स्पेस देते हो तो नहीं आता, टेलीग्राम पर जाओगे और वहां लिखोगे इंग्लिश, इंग्लिश, यहां पर ना स्पेस मत देना, डायरेक्ट लिखना RWA
इंग्लिश के बाद सीधा RW लिखना, यहाँ बीच में स्पेस मत कर देना वरना नहीं आएगा। इंग्लिश और RWA ऐसे लिख दिया तो नहीं आएगा। इन दोनों के बीच के स्पेस को खत्म कर दो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें तुम्हें PDF मिल रही है, लगातार कंटिन्यू काम चल रहा है, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं शाम को और पढ़ते हैं फिर सारी पोइट्री को, सारे जो सेंट्रल आइडिया आने हैं वो भी पढ़ेंगे। 5 नंबर के तो 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया आ गए, 6 नंबर की पोइट्री आ गई। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मैंने कहा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तुम कहां से हो, कौन सा स्कूल है तुम्हारा। ठीक है, स्कूल के लिए कमेंट करना और बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, नमस्कार।